अभी हम यूनिट 4 पे आ गए हैं, देखिए। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिए थे, तो उनके मैंने सारे क्वेश्चन्स नोट कर रखे हैं। ये शॉर्ट आंसर हैं, ये लॉन्ग वाले हैं आपके। तो इसमें जो शॉर्ट में है डिप्रीवेशन, वो पिछले 5 बार आया हुआ है। अभी हम 4th यूनिट पे आ चुके हैं, तो मैंने ये पिछले 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं, सारे के सारे नोट डाउन कर रखे हैं 4th यूनिट के। तो इसमें देखिए जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है 3 बार ये आ चुका है पिछले 5-6 साल में, और लॉन्ग में ये 1 बार आया है विद ग्लोबलाइजेशन एंड पॉवर्टी के साथ। तो इसका मतलब आपको इसका 4 मार्क्स के अराउंड ही तैयार करना है, और उससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिप्रीवेशन का मतलब क्या होता है। मतलब होता है इसका टू टेक फ्रॉम और टू डिस्पोज, मतलब किसी से कुछ चीज छीन लेना, ले लेना, या फिर उसको हानि पहुंचा देना, उसे कहते हैं डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन होता क्या है? एन एनवायरमेंटल कंडीशन द फॉर्म ऑफ विच चेंजेस विद इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस। जैसे कि आपकी सोसाइटी में डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस। आसान वर्डों में बताती हूँ, जैसे कि एक अमीर बंदा है, अमीर बंदे की नीड्स तो ऑफकोर्स है सारी पूरी हो रही है, उसकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। बच्चे का आज कुछ अच्छा पहनने को मन है तो वो अपने कपड़े खरीद सकता है, टॉयज अच्छे ले सकता है, चिप्स खा सकता है, और चीजें कर सकता है, मतलब जो उसकी इच्छाएं होंगी वो पूरी कर सकता है वो बच्चा। वहीं पे एक गरीब बच्चा है तो उसको जो नीड है, जो रोटी कपड़ा मकान की नीड है, वो भी उसको नहीं फुलफिल हो पा रही है, वो भी चीजें उसे नहीं मिल पा रही हैं। तो वो होता है आपका कि इन द फॉर्म ऑफ विच चेंजेस विद इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब इसको समझते हैं। देखिए हमारी कंट्री ने बहुत तरक्की कर ली है, जैसे कि साइंटिफिक, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस काफी हो गई है, लेकिन अभी भी कोई पार्ट ऐसा अनटच रह गया है जिससे कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट मिला हुआ है, जो कि इन टेक्नोलॉजीज का, इन इकोनॉमिकल कंडीशंस का यूज नहीं कर पा रहा है। उस जो रह गया है पार्ट, उसको कहते हैं डिप्राइव्ड पीपल, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक है। तो अब इसके जब आप डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है 4 मार्क्स में, अगर आप किसी साइंटिस्ट के नेम के साथ लिख के आएंगे तो वो काफी अच्छी लगती है और आपको स्कोरिंग भी होती है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉलमैन के हिसाब से डिप्रीवेशन क्या है। देखिए डिप्रीवेशन उन्होंने बताया कि एक ऐसा लो लाइफ स्टेटस मतलब कि एक होता है अप स्टेटस, मतलब हाई स्टेटस है इनका, तो भाई ये तो इतनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं कुछ। एक लो स्टेटस मतलब जिनके इकोनॉमिक क्राइसिस टाइप होते हैं, उनका लो स्टेटस है। एंड सेपरेशन विच स्टॉप दी पर्सन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन देयर कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये होता है बॉलमैन के हिसाब से कि वो ऐसा पर्सन जिसे कि अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उनसे छीन लिया जाता है कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा बन पाए जहां पे कि हाई क्लास लोग रहते हैं। तो ऐसी एक लो क्लास सोसाइटी या लो लाइफ स्टेटस जिसे कह सकते हैं, उसे डिप्राइव्ड पीपल बोला जाता है। अब मिस्टर सिन्हा के हिसाब से क्या है? मिस्टर सिन्हा ने बोला था कि ये 2 स्टेजेस में होता है चिल्ड्रन के। फर्स्ट स्टेज तो होती है जो कि बड़ी बड़ी चीजें बता दी उन्होंने, जैसे कि होम है, स्कूल है एंड सोशल सर्कल है, ये आती है। तो इंटरनल उनके इटसेल्फ में कैसे होता है, उसी के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर ही होता है ये। तो उसमें क्या होता है? विच इज रिसीव्ड बाय, जो कि स्कूल्स में और आपकी सोसाइटी में उनको कास्ट की नजर से देखा जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये ओबीसी हैं, या फिर ये इस कास्ट के हैं, भाई कास्ट के वे से देखा जाता है। देन उसके बाद जैसे कि इंटरनल सर्कल में क्या है? विच इज रिसीव्ड बाय कास्ट की वजह से देखा जाता है, रेसिज्म के बेसिस पे देखा जाता है, उनका कलर डार्क है, वाइट है, इसके बेसिस पे देखा जाता है, वो किसकी संगत में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं या फिर उनके पास घर हैं, इस टाइप से देखा जाता है। तो उनमें जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसी कारण उन्हें जो है अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से, तो वो होता है डिप्रीवेशन। अब इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में देखिए काफी लेंदी दे रखा है इन्होंने, 4 पेजेस का। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। कोग्निटिव एंड परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक्स। कोग्निटिव और परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? कोग्निटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए, जो भी सोचने की हमारी क्षमता होती है, जो भी हमारी लर्निंग पावर होती है, उसे कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। एंड परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? परसेप्चुअल का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड या एबिलिटी टू थिंक और नोटिस बाय अवर सेंसेस, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनसे कुछ भी सोचने की क्षमता, उसको कहते हैं ये। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो दे रखा है अपने कोग्निटिव लेवल में, इसमें इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मेमोरी लेवल पे, वर्बल कम्युनिकेशन पे इनका नेगेटिव इफेक्ट रहता है डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस का। परसेप्चुअली ये बड़े लो होते हैं, खुद सोच नहीं पाते हैं, थिंकिंग पावर इनकी राइज नहीं हुई है अभी। पियाजे की थ्योरी के हिसाब से भी नेगेटिव रिलेशन है कोग्निटिव डेवलपमेंट का। जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ नेगेटिव इंपैक्ट है इसका, मतलब जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी लॉजिक्स को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। देखिए ऐसा नहीं है कि वो हर चीज में पीछे रहते हैं, ऑफकोर्स हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर होंगी, लेकिन जो स्टडी के वे से देख रहे हैं हम, एजुकेशन के वे से देख रहे हैं, उनका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो मेंटली थिंक नहीं कर पाते हैं इतना अच्छा।
इनवर्सली लेवल विद इंटेलेक्चुअल, मतलब उनकी जो है उनका जो है रिवर्स इफेक्ट है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के साथ, मतलब कि थिंकिंग पावर जो है, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो उनकी इतनी राइज नहीं कर पाती है, और एजुकेशन में भी इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, बिकॉज उनको हमेशा सुनाया जाता है कि आप कपड़े गंदे पहन के आए हैं, आपके घर में इतना पैसा नहीं है, मतलब उनके इकोनॉमिक क्राइसिस रहते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता है ढंग से खाने के लिए, उनके घर का एनवायरमेंट ऐसा नहीं होता है कि मतलब देखिए गरीब घर में क्या होता है, जब खाना नहीं मिलेगा, किसी को चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उनके घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा रहेंगी, उससे बच्चे का माहौल जो होता है वो इफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल में आती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, जैसे कि इसमें ये पॉइंट लिख रखा है, गिव मच मोर लोअर परफॉर्मेंस इन एजुकेशन, एजुकेशन में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन दे डिड वेल इन मोटर टास्क एंड नॉन वर्बल टास्क, वो हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि कोई पेंटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, कोई आपकी टूल बॉक्स अच्छी तरह यूज़ कर लेता है, गाड़ियाँ ठीक अच्छी तरह से कर सकता है, किसी को सिलाई बुनाई बहुत अच्छी तरह से आती है। तो मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के अगर वैसे देखें तो ये बच्चे जो हैं ये कामयाब हो सकते हैं। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैज वेरी लो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, ये मैंने पहले ही बता दिया, एंड देयर अचीवमेंट एंड एडजस्टमेंट विद वेरी लो स्टेटस। डिप्रिवेशन इंक्लूड डिफरेंसेस एंड डेफिशिएंसी बोथ, डेफिशिएंसी इन द सेंस ऑफ कि हर चीज़ की कमी रहना उनके अंदर, जैसे कि खाना प्रॉपर नहीं मिलना, उनको उनकी नीड प्रॉपर नहीं मिलना, उनको घर पे घर जो है उनके प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें मतलब डेफिशिएंसी रहती है। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी होती है उसकी, कि मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता उनका कुछ भी, कि भी आज सुबह उठे हैं तो उन्हें खाना मिलेगा या नहीं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे पैसा कमा के लाएंगे। आज कई जो हैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड उनकी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, नेगेटिव रिलेशन है इसका बिटवीन प्रोलॉन्ग डिप्रिवेशन एंड मोटिवेशनल डेवलपमेंट, मतलब उनका नेगेटिव, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी डिप्रिवेशन बढ़ती जाएगी जिन बच्चों की, उनका ही मोटिवेशनल लेवल उतना ही गिरता जाएगा, उन्हें उनकी थिंकिंग पावर यही हो जाएगी कि नहीं हम गरीब हैं, हमें ये चीज़ मिल नहीं सकती, तो नहीं ही मिल सकती, वो कोशिश करना भी बंद कर देंगे। अब जैसे कास्ट की फ्रस्ट्रेशन होती है, जैसे हम पहले बोलते थे कि जो लोअर कास्ट होती हैं उनको फ्रस्ट्रेशन होती है उस चीज़ में, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो हर चीज़ में वो मिल रही है, लेकिन फिर भी अभी जैसे सिर्फ इसमें जातिवाद की बात नहीं है, अभी करेक्टर वाइज बात है कि कोई अगर झाड़ू पोछा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, चाहे उनकी जाति कोई भी है, तो उसे कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन करनी पड़ती है। इनका जो कोरिलेशन होता है एंग्जाइटी के साथ रहता है, मतलब जितने ज़्यादा डिप्राइव्ड ये बनते जाएंगे, जितने इन्हें साल होते जाएंगे उसी माहौल में रहने में, तो इनको एंग्जाइटी रहती जाएगी, ये बड़े शाय हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, बहुत सीरियस दिखना स्टार्ट कर देंगे, इमोशनली ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे हर चीज़ से। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी जो होती हैं, जो इंट्रोवर्ट बच्चे, जो आपके डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब किसी से बात करना पसंद नहीं करते, हर जगह छुपते छुपते रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक। एनवायरमेंटल में क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इम्बैलेंस मोटिवेशनल फोर्सेस ऑफ चाइल्ड, कि भाई इसमें मतलब क्या है, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक कैसे रेस्ट्रिक्ट करती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, और मोटिवेशनल फोर्सेस जो होती हैं बच्चे की उसे इम्बैलेंस कर देती है, कैसे करती है वो देखिए आप। पॉइंट फर्स्ट है जैसे कि डेफिशिएंसी इन दी फैमिली एनवायरनमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, मतलब वो फाइनेंशियली गरीब है, एक तो उनकी फैमिली, दूसरा ऊपर से उनके घर में लड़ाई वगैरह झगड़े चलते रहते हैं, ऊपर से वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट कर पाएंगे या कैसे कोई चीज़ समझा पाएंगे पॉजिटिव वे में, वो इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए। और फिर बच्चों की संगत जब गलत पड़ जाती है, उनके फ्रेंड्स ऐसे बन जाते हैं क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं, उन्हें लगता है कि घर में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ हमारी नीड्स ही पूरी नहीं होती है, तो वो घर से ज़्यादा बाहर रहने की कोशिश करते हैं ताकि वो दो पैसे कमा सके खुद ही, तो चाइल्ड लेबर बन जाते हैं, एंटी सोशल वर्क में घुस जाते हैं अगर नेगेटिव संगत मिल जाए तो उन्हें, वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल भी शो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हम पूरे दिन ही बिजी रहते हैं बेचारे अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, स्कूल जो है वो जा नहीं पाते क्योंकि उन्हें वैसा एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे को दिया जाता है तो बच्चे उनसे दूर रहते हैं कि भाई नहीं ये इसका है, मेरी मदर ने मना किया है, या हमें यहाँ पे इनके साथ नहीं बैठना है, तो वो कहीं ना कहीं जो है डिप्राइव्ड रह जाते हैं, अलग रह जाते हैं। मॉडिफिकेशन क्या दे रखी है उनके लिए, कैसे वो ठीक रह सकते हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे एज में, वो प्रोलॉन्ग डिप्रिवेशन आती रहेगी उनमें, तो इसीलिए जितनी जल्दी एज हो उनकी अर्ली एज में उस चिल्ड्रन को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, और चाहे वो सोसाइटी के द्वारा दी जाए चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी तो शायद वो इस बात पे ना चले। बहुत ही इजी हो जाएगा अगर उन्हें मोटिवेशनल फैक्टर्स दिए जाएं जिससे कि उनकी कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हैं, एबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाए, जिससे कि उन्हें समझ आए कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा कहता है कि 14 ईयर्स तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है हर बच्चे की, तो वो चीज़ जागरूक करना चाहिए उनके पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स यूँ कहते हैं अगर ये बच्चा पढ़ने के लिए चला जाएगा
तो हमारे घर में जो खर्चा चलाता है वो कैसे होएगा, चाइल्ड लेबर पे लगा देते हैं उन्हें ताकि उनके घर में पैसे आते रहें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता अगर वो पढ़ाई करेगा और अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगर वो आगे बढ़ता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए उनके पेरेंट्स को, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, ये मॉडिफिकेशन में आता है। देन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन और एजुकेशन, ये तो मैंने बता दिया, उनके होम एटमॉस्फेयर जो है वो अनहेल्दी रहता है, उनको इम्प्रॉपर फैमिली सिचुएशंस मिलती हैं, कभी भी उनको मोटिवेट नहीं किया जाता है कि आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट हुई है या किसी भी चीज़ के लिए। और देखिए प्रॉब्लम जो है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की मल्टी डायमेंशनल होती है, लेकिन वो सॉल्व उनकी फैमिली के द्वारा ही करनी चाहिए, उनकी फैमिली को ही करनी चाहिए। पेरेंट्स ये कहेंगे नहीं बेटा तुम पढ़ने के बजाय ना तुम उस जॉब पे लग जाओ, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी है, या बाल मजदूरी करो तो वो ज़्यादा अच्छी है, तो बच्चे को तो जो पाथ दिखाया जाएगा वो उसी पे जाएगा। बच्चा जैसे हमने पढ़ा था कि वो एक क्लीन स्लेट होता है, उसको जिस माहौल में ढालो आप उसी माहौल में ढल जाता है। जब उसे हम घर में एनवायरमेंट ही ऐसा नहीं देंगे कि आपके लिए पढ़ाई अच्छी है, या गवर्नमेंट के द्वारा चलाना चाहिए या किसी सोशल साइंटिस्ट के द्वारा चलाना चाहिए जागरूकता अभियान कि भाई आपको पढ़ाई करवानी है अपने बच्चे को, वो इनके लिए अच्छी होगी, और ऐसा कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि वो आगे एजुकेशन में अच्छा कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इससे वो है डिफाइन पॉवर्टी एंड डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन भी आ जाता है, कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ही आता है, वो लॉन्ग में अभी तक नहीं आया है फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। पॉवर्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ये आपके जो है शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो मार्जिनलाइजेशन भी हम समझ लेते हैं, और सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी पॉवर्टी की होती क्या है। पॉवर्टी इन सिंपल वर्ड्स जो होती है उसे गरीबी कहते हैं। गरीबी जो होती है, जिन लोगों के पास रिसोर्स नहीं होते पूरे, जिनकी नीड्स कंप्लीट नहीं होती, उन्हें कहते हैं पॉवर्टी में है, वो पॉवर्टी कंडीशन में है। पॉवर्टी इज द कंडीशन, वो कंडीशन होती है ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू मटेरियल रिसोर्सेज, इनकम और वेल्थ। जिनके पास इनकम नहीं होती है प्रॉपर, धन तो दूर की ही बात है, मतलब इनकम नहीं होती है प्रॉपर, एंड मटेरियल रिसोर्सेज मतलब जो कि चीज़ें उन्हें चाहिए वो भी नहीं है, और जो हमारी डेली नीड की चीज़ें हैं वो भी उनके पास नहीं होती, उसे कहते हैं पॉवर्टी। यूएस में पॉवर्टी डिफाइन होती है पॉवर्टी लाइन से कि भाई जो जैसे मान लीजिए गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उन्हें वहाँ पर गरीब कहा जाता है, वो यूएस की बात है। अब ये दो टाइप की होती है पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव पॉवर्टी कौन सी होती है, ये टाइप्स हैं। रिलेटिव पॉवर्टी है जो कि आपके कंपैरिजन होता है अपर क्लास का एंड लोअर क्लास के बीच का जो कंपैरिजन होता है उसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे कि पॉपुलेशन है एक जो कि वेल्दी पॉपुलेशन है, और एक जो पॉपुलेशन है जो कि मतलब नीचे वाली लाइन में आती है जो कि गरीब है, तो उन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन होएगा दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी सॉरी। एक मान लीजिए आप जो है पॉपुलेशन आपकी अपर सेगमेंट में है, और एक है जो कि मतलब जो वेल्दी वाली है वो अपर सेगमेंट में है, और दूसरी जो है जो कि आपकी गरीबी रेखा में है, तो उसे कहेंगे कि पॉवर्टी लाइन है वो। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है रिलेटिव, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि पूरे ही गरीब हैं वो, पूरे ही मतलब पॉवर्टी कही जा रही है जिसे, वो कहते हैं कि जब इंडिविजुअल अपनी डेली नीड्स को पूरा ना कर पाए उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये होती है इसकी डेफिनेशन। पॉवर्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, बल्कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं टू इंप्रूव वन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एक्वायर रिसोर्सेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, वो होती है पॉवर्टी। हैज हाई लाइफ चांसेस में अनेबल टू, लेकिन कुछ जगह पे कैसे होता है कि पॉवर्टी जो होती है वो खुद की उनकी चॉइस हो जाती है, जैसे कि वो बचपन में स्कूल छोड़ देते हैं, वो उन्हें ये लगता है कि अभी से हम पैसे कमाने लग जाएंगे तो काफ़ी अच्छा होएगा, या वो किसी गलत संगत में पड़ के क्राइम वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये उनकी खुद की इच्छा के कारण भी उनको पॉवर्टी हो जाती है। फर्स्ट हमने पढ़ा, ये वेरियस मीनिंग्स हैं, अलग अलग मीनिंग्स दे रखे हैं पॉवर्टी के। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हमने पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मीनिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी सेम वही होता है जो रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है, उसे कहते हैं, मतलब रिसोर्सेज ही पूरे ना मिले और फिर उसे गरीबी रेखा कहें तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव, या फिर उसे कहेंगे एब्सोल्यूट। और सब्जेक्टिव कौन सी होती है, जहां पे जो फुलफिलमेंट है उनकी, जैसे कि इच्छाएं जो हैं, इंजॉयमेंट के लिए जो चीजें हैं वो ना मिले तो उसे कहेंगे सब्जेक्टिव पॉवर्टी। देन उसके बाद आती है आपकी साइकोलॉजिकल एंड सोशल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, जब उसकी थिंकिंग, लाइन ऑफ थिंकिंग जो है वो ऐसी है कि जो गरीब बंदे होते हैं क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो ये इस टाइप की जो गरीबी होती है जो कि आपके इन नेचुरल और जो डेली बेसिस की जो नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, तो वो साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशन होने लग जाती है उन्हें। और स्ट्रक्चरल कौन सी होती है आपकी, स्ट्रक्चरल और इनहेरिटेड जो होगी वो आपकी सोशल में आएगी।
कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी ना ये इंटर रिलेटेड है सारे कॉन्सेप्ट, तो आसानी से समझ आए इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। सिर्फ ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ। एग्रीकल्चर साइकिल एंड नेचुरल डिजास्टर, जो हमारी खेती वगैरह के कारण हमें नुकसान होता है, या नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, सूखा पड़ गया, तो इसके कारण रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। करप्शन एंड सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन में क्या होता है, जो नेता है, जैसे नेता ने डेवलपमेंट के लिए उन्हें पैसे मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिए हैं, तो वो क्या होती हैं, वो पॉवर्टी लाती हैं, गरीबी को बढ़ाती रहती हैं, खत्म नहीं करती हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट के कारण वो होती नहीं है, जो रिसोर्सेज मिलते नहीं है उन्हें। सोशल इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, इकोनॉमिक ग्रुप्स के और सोशल ग्रुप्स के बेसिस पे जो है उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो वो हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इलिटरेसी एंड वर्ल्ड स्प्रेड डिजीज, देखिए इलिटरेसी जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब तक हम एजुकेशन नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें किसी चीज के लिए हम अवेयर नहीं होंगे, तो इसीलिए जो है हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो हम उसके बारे में जागरूक होते नहीं है, हमें कुछ पता होता नहीं है, तो वो चीजें जो है पॉवर्टी में बढ़ती रहती हैं। तो ये इलिटरेसी का सबसे बड़ा रीजन है। और कुछ ये भी होता है कि जैसे जो बंदे गरीब होते हैं वो यही सोचते हैं कि बच्चे बाहर जाके उन्हें डिपेंडेंट बना दिया जाए, उन्हें जो है किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाए, ताकि वो जाकर पैसे कमाएं एज कंपेयर टू पढ़ने के। देन उसके बाद होती है अनदर डेफिनेशन रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इंडिविजुअल का जैसे है, अ पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर कंडीशन। देखिए कई बार क्या है, पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी कंडीशन के लिए, वो अपने आप को ही जो है विक्टिम ठहराता रहता है कि मैं गरीब हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, ये जो भी चीजें हैं। देन कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी में क्या आता है, जैसे कि कम्युनिटी ऑफ पुअर ब्लॉक्स एनी अटेम्प्ट टू, जैसे कि उन जो गरीब होते हैं उनको हर चीज में पाबंदी लगा दी जाती है, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। देन सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, मतलब सोशल इनइक्वालिटी रहती है कि भाई चाहे वो जेंडर के बेसिस पे है, ये लड़की है तो ये क्यों पढ़ाई करेगी, इस टाइप से है, तो वो उस चीज में गरीब रह जाते हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जैसे कि माल एंड अंडर न्यूट्रिशन, मतलब जो फिजिकल ग्रोथ होती है उनकी वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है ढंग से। खाना कैसे नहीं मिलता है, जैसे कि जो मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसके वोम में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो गरीब है, पॉवर्टी में है कंडीशन में, तो उसको खाना ही नहीं मिलेगा अच्छी तरह से, तो बच्चा जो है वो अनहेल्दी ही पैदा होएगा। और मान लीजिए जो बच्चा अगर ठीक ठाक कंडीशन में पैदा हो भी जाते हैं तो उन्हें हेल्दी हम नहीं खिला पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए उनमें माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन रह जाते हैं। लो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, इनमें कॉग्निटिव लेवल्स बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये पढ़ाई की तरफ मूव करने की सोचते ही नहीं है। गैप रहता है बहुत ज्यादा, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एडवांस्ड एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन में। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे पहले जो गैप कम होता है, मान लीजिए कोई बच्चे साथ पढ़ रहे हैं या कुछ भी है, तो उनमें जो गैप है जो कि एक ठीक लाइन पे है, एक जो है गरीबी रेखा में है बहुत ज्यादा, तो अगर उनके बीच में जो है उस टाइम मतलब नहीं आती है लाइन। देन आप क्या आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, पहला है माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, अरेस्ट फिजिकल ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जैसे मदर को खाना अच्छी तरह नहीं मिलता है तो बच्चा अनहेल्दी पैदा होगा। अगर मान लीजिए बच्चा भी हेल्दी पैदा हो जाता है तो उनके पास इतनी पैसे नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चे को हेल्दी खाना दे पाए, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं वो बच्चे। लो परफॉर्मेंस ऑन दी मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कॉग्निटिव लेवल उनका बहुत नीचे रहता है। और जो गैप पहले थोड़ा था कि भाई जो गरीब बच्चे हैं या जो अमीर बच्चे हैं या जो उनके बीच के आते हैं, अगर हम उन्हें पढ़ाई करवाएं, जैसे 14 साल तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट निकल जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसी रेखा में रहे, उतना ही गैप रहे उनमें। लेकिन ये गैप अगर हम बना के रखेंगे स्टार्टिंग से ही, उसको पढ़ाई नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, तो वो गैप बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हो जाएगा फिर आगे। ये इस चीज में बताया हुआ है। तो अब आता है नेक्स्ट इसका, पॉवर्टी एज एन इफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देख लीजिए, मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। बिल्कुल आसान वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ। मार्जिनलाइजेशन वो होता है जैसे कि मार्जिन से रिलेटेड है ये, कि हमने कोई भी चीज़ मार्जिन पे छोड़ दी। मान लीजिए ये फोटो है, तो इसकी जो मार्जिन बनाए हुए हैं 4, ये होता है कि हमने, ये पर्सन है बीच में, ये सोसाइटी है एक, उसमें मार्जिन में कुछ बंदे निकाल दिए, मतलब बाहर निकाल दिए, तो उसे कहते हैं मार्जिनलाइज। टू पुट और कीप समवन इन पावरलेस अनइम्पोर्टेंट पोजिशन विद इन अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कई लोगों को या कई गुटों को, ग्रुप्स को पावरलेस या अनइम्पोर्टेंट करके उन्हें अलग कर दिया जाता है अपने ग्रुप से। मान लीजिए किसी को ये कह दिया जाता है कि आप इस फंक्शन में नहीं आएंगे, या आप इस जो है सोसाइटी के कम्युनिटी सेंटर में मान लीजिए कोई फंक्शंस चल रहे हैं या कुछ भी है, तो एक बंदे को बैन कर दिया जाता है, उसकी फैमिली को, कि आप यहाँ कभी नहीं आएंगे, चाहे वो किसी बेसिस पे किया जाता हो। तो वो होता है मार्जिनलाइजेशन, मतलब उन्हें अलग कर दिया उस चीज से।
एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बड़ी ही आसान है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें प्रिविलेज पावर रहती हैं बीच में, मतलब ऐसे बंदे रहते हैं, जैसे एक सोसाइटी है उसमें ऐसे बंदे रहते हैं कि भाई जिनको कि सारे हक हैं कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड करने के, सोशल सर्कल अच्छा है उनका, और कुछ जो हैं जो निकाल दिए गए हैं बाहर, वो मार्जिन्स पे हैं उसके, उस सोसाइटी के अंदर उन्हें एंट्री नहीं है, तो उसे कहते हैं मार्जिनलाइज, टू बी प्लेस्ड इन द मार्जिन्स एंड गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रिविलेज एंड पावर फाउंड एट द सेंटर। ठीक है, कम एट एनी टाइम। देखिए, मार्जिनलाइजेशन ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही बच्चे को अलग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है, वो किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी जगह पे आ सकती है सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर, तो उसे मार्जिनलाइजेशन कहेंगे। ये इंडिविजुअल होती हैं एंड कम्युनिटी की होती है। इंडिविजुअल में मतलब किसी भी एक बंदे को जो है सोशल एक्सक्लूजन मिल जाए, उसको कह दिया जाए कि भाई जैसे देश निकाला टाइप होता है, या फिर उसको ये कहते हैं तुझे काले पानी की सजा हो जाएगी, तो वो होता है मार्जिनलाइजेशन, कि भी उसको निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया वहां से। जैसे कि इसमें शुरू से ही इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, जैसे पुअर पीपल, उनको निकाल दिया जाता है किसी भी चीज़ में से। डिसेबल्ड पीपल मतलब जिनमें कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो जिसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तो उनको जैसे जॉब देने से मना कर देना, उनको क्लास में एक साथ नहीं बैठने देना, तो वो डिसेबल्ड पीपल में आ जाता है। सिंगल पेरेंट्स है, जैसे सिंगल मदर है या सिंगल फादर है। सिंगल फादर को तो इतना नहीं सुनने को मिलता है, सिंगल मदर हो तो उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है सोसाइटी से, तो मतलब उसे अलग थलग कर दिया जाता है, कोई उससे रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, तो ये चीज़ें आती हैं। देन है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या है, एन एंटायर कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ हैविंग माइनॉरिटी स्टेटस में बी फाउंड फेस टू फेस मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है कोई, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का मीन्स कि जैसे कास्ट वाइज भी कर सकते हैं, ये ट्राइब वाइज भी कर सकते हैं, कि कोई पर्सन्स हैं यहाँ पर वो बहुत ही कम है, तो उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया अपनी सोसाइटी से कि भाई इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो इनको हम अलग थलग करते हैं अपने से, तो इसे मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। प्राइमरी इफेक्ट जो होता है मार्जिनलाइजेशन का, वो पॉवर्टी ही होती है। ठीक है, ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर हिज और हर सिचुएशन, दिस लीड्स टू एट्रीब्यूट्स विक्टिम्स बीइंग आइसोलेटेड एंड रिजेक्टेड फ्रॉम दोज कंडीशन। मतलब एक जो विक्टिम मीन्स कि किसी भी एक पर्सन को ये कहा जाता है कि तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, उसी को ब्लेम करते रहना, तो उसे आइसोलेट कर दिया जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है उससे। शिफ्टिंग फिनोमिना है लिंक टू अ सोशल स्टेटस, मतलब सोशली उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं। देन ये इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी है। इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी में वही है माल न्यूट्रिशन वही है, जो गरीब फैमिली के बच्चे उन्हें खाना अच्छी तरह मिल नहीं पाता है, खाना जो है वो हेल्दी खाना स्पेशली महंगा होता है, तो उन्हें वो परचेज करने के लायक नहीं होते हैं, तो इसलिए पॉवर्टी के कारण वो माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं। तो माल न्यूट्रिशन कैन लीड टू एनी हेल्थ इशू भी करते हैं वो। देन हेल्थ है, इस पे हेल्थ का इफेक्ट कैसे पड़ता है कि इसमें क्या है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो उनकी बॉडी में एंजाइम्स या कोई ऐसे बनते ही नहीं है। टिश्यूज में क्या आता है कि जैसे जो गरीब बंदे होते हैं उन्हें इतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता है कि वो जो है फाइट डिजीज कर सके, उनकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर सके, तो वो नहीं होता है उनसे, तो डिजीज बहुत कॉमन हो जाती है पॉवर्टी में, स्पेशली सैनिटेशन के कारण। सैनिटेशन मतलब जैसे कि ओपन में पोटी करना, ये चीज़ें सैनिटेशन में आती हैं, तो उसके कारण भी काफ़ी सारी बीमारियां फैलती हैं। आगे है एजुकेशन ना देने की वजह से, इलिटरेसी की वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं, पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, ये क्या सोच लेते हैं कि भाई मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल को, जबकि अब गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू कि भाई 14 साल का बच्चा फ्री पढ़ सकता है, जब तक तो आप उसे एजुकेशन फ्रीली दीजिए। वो पेरेंट्स का ही काम है, सोसाइटी का काम है कि उन्हें जागरूक करें और उन्हें बताएं कि भाई आप फ्री में पढ़ सकते हैं, आप जाइए, तभी वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल पाएंगे। अगर वो एजुकेशन में पीछे रह गए या अनपढ़ रह गए, तो वो आगे जाके यही चीज कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे बचपन में चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, तो इन्हीं चीजों में लेबर की क्लास में ही रह जाएंगे फिर वो। इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी डाउन होती है कंट्री की, जैसे कि जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ भी नहीं है, उनको जॉब नहीं मिलेगी आगे, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगी उनके कारण, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो वो एम्प्लॉयड हो कैसे पाएंगे। हाँ, किसी में कुछ गुण हो सकते हैं कि वो अपना खुद का मैकेनिक का शॉप खोल सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट हर चीज के लिए जरूरी है, क्योंकि हर किसी को पैसे की नीड है अपनी। इकोनॉमी नेक्स्ट आता है अपना कि जो पीपल पॉवर्टी में रह रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और इसके कारण उनकी गरीबी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, बिकॉज क्या होते हैं वो एजुकेशन नहीं ले पाते अच्छी तरह से, इस कारण से वो रह जाते हैं ऐसे पीछे। तो ये भी एक रीजन है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी डाउन करने का, पॉवर्टी भी एक रीजन होता है। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, सोसाइटी उन्हें देखती है कि भाई वो पीपल जो है होमलेस हैं, इनको स्ट्रीट पे सोना पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसके कारण क्राइम भी बढ़ता है। तो ये इसके लिए जो है
इफेक्ट डालती है सोसाइटी पे, क्योंकि अगर वो बंदे घर पे ही रह रहे, घर पे नहीं रह रहे हैं, उनके पास घर ही नहीं है मान लीजिए, और वो फुटपाथ पे सोते हैं, तो उनके पास वो कहीं ना एक नेगेटिव थिंकिंग उनकी बढ़ती जाती है, दूसरों लोगों को देख के, उनका कंपैरिजन करके, या नेगेटिव जो है आदतों में डल के, तो वो क्राइम बढ़ जाता है। तो वो सोसाइटी के लिए एक बड़ी ही हार्मफुल चीज हो सकती है, और इससे जो है हेल्थ भी वो बंदों की इफेक्ट करती है। देन आपका आता है इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। आपका आता है इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो देखिए, मार्जिनलिटी इज द एक्सपीरियंस विच अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों को ये इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि मार्जिनलाइज्ड में क्या होता है, एक्सपीरियंसेस क्या है उनके, कि सीवियरली इम्पेयर्ड फ्रॉम बर्थ, जो कि कौन बंदे एक्सपीरियंस करते हैं मार्जिनलिटी को, कौन दुनिया से, सोसाइटी से अलग थलग किए जाते हैं, उन बंदों को किया जाता है जो कि इम्पेयर्ड होते हैं, किसी न चीज, उनके बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मीन्स कह लीजिए बोर्न इन पर्टिकुलर मार्जिनल ग्रुप, किसी ऐसे ग्रुप में होते हैं जो पहले सोसाइटी से आउट होता है, ऐसे ग्रुप में पैदा हो जाते हैं। फॉर सम मार्जिनली इज एक्वायर्ड बाई चांस, कईयों के बाई चांस जो है वो मिल जाते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनलाइजेशन पे इतना आपको पता होना बहुत है। इस पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली कभी नहीं आता है, फिर भी आप बना के लिख सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल क्लास में क्या कंपैरिजन होता है, क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका पॉवर्टी पे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसकी एजुकेशन पे, तो वो सब आप लिख सकते हैं। इसमें जैसे हम देख लेते हैं कि जो सोशल क्लास, मार्जिनलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरली नहीं है कि वो 16 मार्क्स में आ सके, फिर भी अगर आता है तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं कि पॉवर्टी के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, विद रेफरेंस टू सोशल क्लास क्या होता है। सोशल क्लास का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक कैटेगरी को नेम दे देना, जैसे कि वर्किंग क्लास है, ये मिडिल क्लास है, और ये इंटेलिजेंट क्लास है, या अपर क्लास है। तो ऐसे हम जैसे हम पूछते हैं महंगाई की दर बढ़ती है तो इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो वो मिडिल क्लास वाले बंदों से लिए जाते हैं हमेशा। तो इस टाइप से क्लास बन जाती है जिसे कि हम सोशल क्लास कहते हैं। तो वही होता है सोशल क्लास में। उसमें क्या होता है आपका सोशल क्लास में, जैसे कि मोबिलिटी में दो आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी एंड सर्कुलेशन मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि टोटल सप्लाई हो रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एक पर्सन को, वो होती है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। कल्चरल में सोसाइटी सर्कुलर, जो सोसाइटी आपको दे रही है, आपको प्रेफर कर रही है एक हायरार्की के बेसिस पे, वो होती है सर्कुलेशन मोबिलिटी। और ये अपर क्लास, लोअर क्लास, ये बनाई किसके बेसिस पे जाती है, क्या डायमेंशन है, इनकम के बेसिस पे बनाई जाती है। जिसकी जितनी अच्छी इनकम होगी वो उतना, मतलब जितना रिच होगा, जितनी अच्छी इनकम होगी, उसको अपर क्लास बोला जाएगा। वर्क के बेसिस पे होती है कि वो काम कैसे करता है, कौन सी मतलब जॉब कर रहा है वो, तो उसमें जैसे कि आपकी व्हाइट कॉलर जॉब है, उनको अपर क्लास बोला जाएगा, जो ब्लू कॉलर जॉब है उन्हें लोअर क्लास बोला जाएगा। तो वो इसमें आ जाता है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होगा, तो जिसको अच्छी जॉब मिलेगी, जैसे व्हाइट कॉलर वाली जॉब मिलेगी तो उन्हें अपर क्लास बोला जाता है। जिनको लोअर क्लास की जॉब मिलेगी तो उन्हें जो है आपका ब्लू कॉलर जॉब है तो उनको जो है लेस प्रेस्टीज मिलेगी और लोअर क्लास बोला जाएगा। देन फैमिली आती है आपकी। फैमिली में आपके देखा जाता है आप कैसी फैमिली में पैदा हुए हैं। अगर आप वेल्दियर फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपको अपर क्लास बोला जाएगा। अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपको लोअर क्लास बोला जाएगा। ये इसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। तो आप ये खुद बना के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जनरली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी देखिए उस पे क्या असर पड़ता है आपकी चाइल्डहुड पे। पॉवर्टी जो है वो एक श्राप है, ठीक है। जैसे कि बच्चा किसी गरीब घर में पैदा होता है तो इट्स अ श्राप, ठीक है। लेकिन वो एजुकेशन के बल पे उसको ठीक कर सकता है अगर पेरेंट्स उसे एजुकेशन टाइमली दिलाते हैं, उसको मोटिवेशन करते हैं। तो एजुकेशन जो है लार्जली अफेक्टेड होता है पॉवर्टी से। हम देखते हैं चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, ये 16 मार्क्स में आया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या होता है, पॉवर्टी एक जो है श्राप की तरह काम करती है। अगर गरीब घर में आप पैदा हुए हैं, ये एक श्राप नहीं है। आप अगर उस चीज को मेंटेन रख रहे हैं, आप गरीब ही रह रहे हैं, तो वो चीज एक श्राप है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि 14 ईयर्स तक आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है, तब वो बच्चा पढ़ता है तो वो ग्रो कर सकता है। एजुकेशन जो है लार्जली अफेक्ट होती है पॉवर्टी से। तो एजुकेशन में इसका क्या मतलब, आप चाइल्डहुड में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है वो हम पढ़ रहे हैं इसमें। मैंने जैसे आपको बताया था कि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, जो भी हमने पढ़ा वही सब चीज़ें हैं इसमें। जैसा पहला है कि पॉवर्टी जो है चिल्ड्रन में क्या कर देती है, हेरिडिटरी डिजीज के खतरे बढ़ा देती है, ठीक है। इन अलाइनमेंट रहती है, इनकैपेबिलिटीज रहती है, इनएबिलिटीज रहती है, वीकनेस रहती है, एंड लिमिटेशंस इसकी काफ़ी सारी होती हैं गरीब बच्चों में। इन दी वोम, जब मदर के पेट में होता है कोई बच्चा तो उसको अच्छी तरह से नरिशमेंट नहीं मिल सकता, उसको अच्छी तरह से खाना नहीं मिल सकता। दवाइयाँ फ्री कर दी हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए। देन उसके बाद आता है
माल न्यूट्रिशन, कि भाई बच्चा जो है पॉवर्टी में होगा तो वो माल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, मतलब हाई नीड न्यूट्रिशियस फूड वो नहीं खा सकता क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये वही सेम है जो अभी बताए थे मैंने आपको, सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी पे इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है पॉवर्टी का। पॉवर्टी एंड क्राइम जो है आपस में को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि होमलेसनेस होएगी, हाई क्राइम रेट्स होंगे आपकी कंट्री में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ये हार्मफुल होता है पूरी सोसाइटी के लिए। हेल्थ इश्यूज हैं, पॉवर्टी के कारण हेल्थ इफेक्ट रहती है सबकी। क्या होता है उसमें कि भाई आपको जो हेल्दी एनवायरनमेंट अगर नहीं मिल रहा है, लिविंग एनवायरनमेंट, आपको फूड नहीं मिल रहा है हेल्दी, तो फिर आप हेल्थ जो है हेल्दी नहीं रह पाएंगे। सैनिटेशन इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, वो मैंने पीछे आपको बता दिया था। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी इनका इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू पॉवर्टी के कारण। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी भी इससे बहुत सफर कर रही है, क्योंकि लेबर क्लास जो ज़्यादा रहेगी तो फिर आपकी इकोनॉमी कभी कंट्री की राइज नहीं कर पाएगी, हमेशा वो लो ही रहेगी। तो जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक वो कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, जॉब्स नहीं पा सकते हैं। देन है कोग्निटिव एबिलिटी, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी थिंकिंग पावर भी इंक्रीज नहीं होगी अगर वो गरीब हैं और वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चाइल्ड के साथ थोड़े से सफरिंग के स्टेटस रहते हैं जो कि चाइल्ड सफर करता है ड्यू टू पॉवर्टी। एंड इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2 बार, मैं आपको बताती हूँ। एक तो क्वेश्चन आया था डिफाइन पॉवर्टी, डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, जो कि अभी हमने किया है। देन आपका आया हुआ है ये डिप्रीवेशन, डिफाइन डिप्रीवेशन, चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चाइल्डहुड, ये भी आया हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये फिर से आया हुआ है, मतलब ये 3-4 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो हम ग्लोबलाइजेशन समझते हैं कि इसमें जो है चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो वही होता है जो ग्लोबली हो, मतलब पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड के लिए होता है, वो ग्लोबलाइजेशन होता है। जैसे अब कोविड फैला था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोविड फैला था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही उसकी दवाई बनाने के लिए लगा था, सारी कंट्रीज जितनी भी थी वर्ल्ड की वो सब एक साथ एकजुट होकर इसकी दवाई बनाने के लिए लग रही थी, ताकि ये डिजीज कहीं ना कहीं खत्म हो, क्योंकि इससे सब सफर कर रहे थे। तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि बच्चा एक जगह से दूसरी कंट्री में जाके आराम से पढ़ पा रहा है, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ, हम उनसे चीजें लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है चीजों का, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये इजी लैंग्वेज की डेफिनेशन है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कि चिल्ड्रन का क्या कॉन्टेक्स्ट रहता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। चाइल्ड लेबर एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, देखिए चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा कॉमन है। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ग्लोबलाइजेशन के। अब ये क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन का, जैसे कि फर्स्ट था डिफाइन पॉवर्टी एंड डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी। देन आपका एक क्वेश्चन था डिप्रीवेशन, चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चाइल्डहुड, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन चाइल्डहुड। तो ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम अभी देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। जो वर्ल्ड वाइड कोई भी चीज़ होती है उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ था कि सारे देश मिलकर उसकी मेडिसिन बनाने लग गए थे। ऐसा नहीं था किसी कोई एक देश उसकी मेडिसिन बना रहा था, सब मिलकर इस पे काम कर रहे थे कि जहां पर भी जो मेडिसिन आ जाती है वो हम दूसरी कंट्री तक भेजेंगे, तो उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। कोई भी चीज ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की एक साथ करें, वो मिलजुल के करें, तो वो चीज अब इसमें देख रहे हैं। चाइल्ड लेबर एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, देखिए छोटे बच्चों को क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट किया जाता है एज अ चाइल्ड लेबर। जब उनकी पढ़ने की एज होती है तो उन्हें काम में लगा दिया जाता है। क्या होता है कि हैवी इंडस्ट्रीज जो है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन बहुत ज्यादा रहता है ग्लोबलाइजेशन के तौर पे। इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है एक्सप्लॉयट होते हैं इन दी शेप ऑफ चाइल्ड लेबर। ये क्या माने जाते हैं, जैसे कि ढाबाज पे बर्तन धोते हुए मिल जाएंगे, फूड सर्व करते हुए मिल जाएंगे, या रिस्की वर्क करते हुए मिल जाएंगे, जैसे कि केमिकल एंड टोबैको फैक्ट्री में। तो ये होता है एक इम्पैक्ट इनका। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन की वजह से कि भाई कोई विजिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, और फिर वो अपने प्लेजर्स के लिए जो है वो चिल्ड्रंस का यूज कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है। यूनेस्को ने तो इसको एक अलार्मिंग साइन बना दिया है अब कि बहुत ज्यादा हो रहा है ये चिल्ड्रंस के लिए, सारी कंट्रीज को मिला के। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ सेल कॉमोडिटी एंड अडॉप्शन, यही होता है कि बाइंग द यंगर चिल्ड्रन फॉर कॉमोडिटी, अपने फायदे के लिए या अपने यूजेस के लिए बच्चों को जो है अडॉप्ट कर लेना, ले लेना और बाई कर लेना उन्हें, तो ये भी बहुत ज्यादा होता है ग्लोबली। अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, इस चीज़ में जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों को भी बहुत एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट थे इसके ग्लोबलाइजेशन पे थे, ये थोड़े क्वांटिटी में है अभी आपके।
भी जो हैं थोड़ी 4 ही इसके स्टेप्स थे, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये खाली कभी भी 16 मार्क्स का नहीं आता। या तो इसमें डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा जाता है, या फिर इसमें जो है डेफिनेशन डिप्रीवेशन का डेफिनेशन पूछा जाएगा, जो कि 1 पेज का आप लिखना होगा आपको। देन उसके बाद चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी पूछा जाएगा, एंड चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 16 मार्क्स का आता है। तो आपको वन पेज इसका भरना होगा एंड 1 पेज उसका भरना होगा एंड डिप्रीवेशन बताना होगा, तो वो होगा आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें जो कि है बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। ये आपका 4 मार्क्स में भी आया था एंड ये 16 मार्क्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। एंड देन एडोलसेंट का आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, इश्यूज रिलेटेड टू एडोलसेंट, रोल ऑफ टीचर या रोल ऑफ एजुकेशन इन रिजॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू एडोलसेंट। तो अब ये हम एडोलसेंट वाला कर लेते हैं। देखिए, मैं कभी भी रोट लर्निंग को प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पूरा समझाऊंगी, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। एडोलसेंट कौन सी स्टेज होती है, जो कि चाइल्डहुड के बाद आती है। और ये एज जो है ये 13 to 19 ईयर्स की एज मानी गई है। इस एज को कई लोग टीनेज भी बोल देते हैं। मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी इज एडोलसेंस, ठीक है। लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, जो कि हमें पॉजिटिव और राइट डायरेक्शन में लगानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इनकी फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है, पिच में चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी ऑर्गन ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, एंड ये इगोइस्टिक हो जाते हैं, शाई हो जाते हैं, रिलीजियस हो जाते हैं, मोरल वैल्यूज बढ़ जाती हैं। इनका एक हीरो वर्शिप हो जाती है। हीरो वर्शिप मतलब किसी को भी आइडल मान लेते हैं, चाहे तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को मान लेते हैं, चाहे किसी सोशलिस्ट को मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, तो उनकी ही जैसे ये पूजा करने लग जाते हैं कि भाई मुझे इसकी तरह बनना है, एक आइडल बना लेते हैं ये अपने दिमाग में। सेल्फ असर्टिव होते हैं, फ्रीडम चाहते हैं हर चीज़ से। देन उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, ग्रोथ इनकी हाइट एंड वेट में ग्रोथ हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स इनकी पावरफुल बन जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ आ जाते हैं इनके। रेशो ऑफ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। सिर्फ इसमें क्या है कि जो डेवलपमेंट आपकी शेप एंड साइज, हेड लेग्स बिकम लार्ज, शेप ऑफ फेस चेंजेस बाय 16 ईयर्स तक, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं आपकी। देन उसके बाद है चेंज इन वॉइस आ जाता है आपका, और इसमें है फिजिकल स्टेमिना बढ़ जाता है इनका। नर्वस सिस्टम जो है ज़्यादा ग्रो करता है, थिंकिंग पावर बढ़ जाती है इनकी। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, जैसे कि लड़कियां इस टाइम एनेमिक होने स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इस टाइम जो है बच्चों में जो हेरिडिटरी डिजीज होती हैं वो भी काफ़ी सारी जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। लंग्स डिजीज हो चाहे हार्ट डिजीज हो, वो भी उनके इस टाइम में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। देन है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट जो है वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी डेवलपमेंट में। जैसे कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि चाइल्ड नीड्स क्लीन एनवायरनमेंट, गुड एयर, गुड सनलाइट फॉर फिजिकल हेल्थ। लव एंड अफेक्शन, जब तक कि इनको प्यार नहीं मिलता है, कि जैसे हम इन्हें घर में आके पेरेंट्स डांटते रहे, स्कूल में इनको टीचर्स डांटती रहती हैं, तो फिर ये जो है आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ही इमोशनली वीक होते हैं। तो इनको लव एंड अफेक्शन की जरूरत होती है। प्ले एंड एक्सरसाइज, इनको प्रॉपर जो है टाइम मिलना चाहिए खेलने कूदने का भी। एंड स्लीप एंड रेस्ट, ये इनको टाइम मिलना चाहिए सोने का, और इसका एक प्रॉपर जो है इनकी रेगुलरिटी बननी चाहिए। फूड इनको अच्छा मिलना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटीज, मतलब सोने का, पढ़ने का और उठने का, हर चीज़ का टाइम एक फिक्स होना चाहिए। सिक्योरिटी लेवल, क्योंकि इसमें अगर एज में हम इनको सिक्योरिटी लेवल नहीं दिखाएंगे कि नहीं आप ये सब कुछ कर सकते हैं, किसी चीज़ में डरने की जरूरत नहीं है, तो वो ओके है। अदरवाइज जो है इनमें स्टार्टिंग से ही जो है ना वो फियर की रहेगी स्टार्टिंग से, कि वो हर चीज़ से डरेंगे। हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मैंने आपको बताया कि जैसे फिजिकली पेरेंट्स से जो बीमारियां आती हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं इस टाइम आने। इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग, इसमें क्या होती है, मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंट इन एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ मैन ड्यू टू द एडजस्टमेंट हिमसेल्फ इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड फाइंड हिमसेल्फ टू ऑल हिज प्रॉब्लम। देखिए, मेंटल एबिलिटी इनकी इतनी बढ़ जाती है इस एज में कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आ जाती है उनमें। वो ये सोचते हैं कि हम ये प्रॉब्लम जो है सोल्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करने लगते हैं वो। क्योंकि जब चाइल्ड बोर्न होता है तो वो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, उसको जैसा हम सिखाते हैं वही वो बोलता है। अदरवाइज तो उसको जैसे ये सिखाया गया है मम्मा पापा सबसे फर्स्ट वर्ड, तो वो मम्मा पापा सभी को मम्मा पापा बोलता है। लेकिन धीरे धीरे उसे बताया जाता है कि ये चाचा है, ये दीदी है, ये भैया हैं, तो वो धीरे धीरे सीखता है। तो वो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसकी। तो इस तरह से डेवलपमेंट होती है। जैसे कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि बच्चा क्लीन स्लेट होता है, आप जैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, जो उस पर लिखते हैं वो वैसा ही करना स्टार्ट कर देता है। देन एरिया एंड एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट के कौन से होते हैं, सबसे पहले सेंसेशन एंड परसेप्शन आता है आपका। देन सेकंड आपका आता है लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, कि भाई धीरे धीरे पहले तो बच्चा सिर्फ गीगल करता है, फिर उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करता है, फिर उससे पहले वो इशारों से समझता है, सिंबल्स के थ्रू समझता है, फिर धीरे धीरे जो है बच्चा बोलना स्टार्ट करता है कुछ कुछ लेटर्स को, फिर उसके बाद वो स्टैमरिंग स्टार्ट करता है अगर वर्ड्स बोल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज जो है डेवलप होती है।
देन उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि उसकी खुद की समझ आने लग जाती है। जैसे कि पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है उसका कि मैं अगर भूखा हूं तो मुझे खाना मांगना है। टाइम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई इस टाइम जो है दिन हो रहा है, इस टाइम रात हो रही है, ये कल था ये आज है। स्पेस कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मुझे यहाँ बैठना है, यहाँ खड़े होना है। वेट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये चीज़ भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता, ये चीज़ हल्की है। तो ये धीरे धीरे एज के साथ आती हैं सारी चीज़ें। साइज कॉन्सेप्ट है, नंबर कॉन्सेप्ट है, फॉर्म कॉन्सेप्ट है और एस्थेटिक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये कौन सी कलर है, कौन सा शेप है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं। देन पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंटल, मतलब वो किसी चीज़ को भी जो है क्वेश्चन पूछता है जैसे हाउ वाई, तो इसका मतलब उसमें पावर ऑफ रीजनिंग आ गई है। वो अटेंशन है हर चीज़ के लिए, उसको पुरानी चीज़ें याद हैं और वो अब इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है और उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, अपने पेरेंट्स से पूछ रहा है, अपने टीचर से पूछ रहा है। जजमेंटल हो जाता है, जैसे कि मतलब जैसे कि वो कहता है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, मीन्स उसे यही बुक पढ़नी है, वो कोई और बुक नहीं पढ़ेगा, तो जजमेंटल बिहेवियर पावर उसमें डेवलप हो जाती है। मोरल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, रिलीजियस हो जाता है वो, तो ये सब चीज़ें हैं। मेंटल डेवलपमेंट एडोलसेंस में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है उनकी। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन आ जाती है, किसी भी चीज़ को मतलब इमेजिन करने की पावर आ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी आ जाती है कि भाई अब उसे कोई चीज़ भूलती नहीं है। कैपेसिटी टू कंसंट्रेट आ जाती है कि भाई किसी एक चीज़ पे वो कंसंट्रेट आराम से कर सकता है। लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। इंटरेस्ट उनके बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि वो गेम्स में इंटरेस्ट है, उन्हें डांस में इंटरेस्ट है, मतलब अपनी बुक्स में रीडिंग में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आने लग जाते हैं। एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की वो अपनी डिसीजन को क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या ये चीज़ें वो खुद डिसीजन करने लग जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो जाती है उनकी। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, अब वो इंडिपेंडेंट रीडिंग कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस अबाउट फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में लेकर एडोलसेंट जो है बहुत चिंता करते हैं कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, मैं कैसी पढ़ाई करूंगा या कैसे स्पोर्ट्स में रहूंगा तो मैं आगे जाके फुलफिल कर सकता हूँ उसे। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जितनी इंटेलिजेंस होती है बच्चों में वो मैक्सिमम डेवलपमेंट इस टाइम तक हो जाती है। इंटरेस्ट इन सोशल वर्क्स, मतलब वो सोशल वर्क्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ में जैसे इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ तो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं इस टाइम। मतलब उनमें बहुत फुल एनर्जी होती है, इन चीज़ों को नया नया सुनते हैं तो वो इन चीज़ों को सबको पूरे देश को करेक्ट करना चाहते हैं एकदम। इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, ये डेवलप हो जाती है उनकी। एंड देन उसके बाद है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आ जाती है उन्हें। हीरो वर्शिप मैंने बता दिया। इमोशनली वो अनस्टेबल रहते हैं, मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, तो इनसिक्योर सी इनकी इमोशनल वो रहती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट, ये अभी आपका था मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये करते हैं आपके अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब बचपन में अगर आपने हेल्दी फूड नहीं खाया तो वो आपको इफेक्ट कर सकती है आपकी मेंटल एबिलिटी को। पेरेंट चाइल्ड का इंटरेक्शन, मतलब अगर पेरेंट बच्चे को अच्छे मोरल दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो बच्चा भी जो है बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत हेल्दी एनवायरमेंट में उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी बढ़ेगी। हेरिडिटरी वही है कि पेरेंट्स का जैसे था वैसे ही एनवायरमेंट आगे मिल रहा है, या पेरेंट्स इंटेलिजेंट थे तो बच्चा भी इंटेलिजेंट बनेगा, ये होती है। देन उसके बाद आते हैं सेक्स डिफरेंसेस, उन्हें पता लग जाते हैं। नीड ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में होता है। अचीवमेंट नीड्स एंड IQ लेवल्स चेक कर सकते हैं वो। मोटिवेशन टू लर्न, मतलब उन्हें जो है एक जागरूक करना चाहिए कि भाई आप ये चीज़ याद करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट सीखो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देखो, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। स्कूल क्या है, स्कूल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो डिपेंड करते हैं वो करती है पर्सनालिटी ऑफ टीचर कैसी है, टीचिंग के मेथड कैसे हैं, कौन सा कैरिकुलम स्कूल में फॉलो हो रहा है, वो सब चीज़ें इसमें इफेक्ट करती हैं। देन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली कि भाई आपकी फैमिली की कंडीशंस कैसी हैं, आपकी फैमिली जो है कैसे, मतलब अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है कि उनकी आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं तो फिर आप भी ग्रो बेटर करते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी रहती है। इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड माल एडजस्टमेंट, मतलब कि अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं, आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देख रहे हैं तो वो मेंटल इफेक्ट डालता है। फैमिली है, जैसे फैमिली में अगर लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। एटमॉस्फेयर फैमिली का बहुत डिपेंड करता है। फिजिकल ग्रोथ पे बहुत डिपेंड करती है। देन उसके बाद है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपको कैसा मिल रहा है, अगर गुड एनवायरमेंट मिल रहा है तो मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें थी। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ मेंटल एबिलिटी फॉर टीचर, मतलब ये आता है एजुकेशन में, उसका क्या रोल है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं यूज ऑफ वेरियस इंस्टिक्ट इन एजुकेशन, जैसे कि आपका इंस्टिक्ट ऑफ कलेक्शन है, क्यूरियोसिटी है, क्रिएशन है, सोशलाइजेशन है। देन हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ कैरिकुलम, जितना कैरिकुलम आप अच्छा सेलेक्ट करेंगे उतना ही बच्चों को अच्छा समझ आएगा, वो मोटिवेट होंगे। कन्विंस कीजिए उनको कि अपनी टेक्स्ट बुक खुद बनाएं, खुद राइट करें, खुद पढ़ें और देखें वो, तो उस चीज़ में उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड, मतलब वो टीचिंग मेथड में हेल्प करें कि कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है, कौन सा स्टूडेंट के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। देन टीचिंग थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को तो ये सिखाया जाता है मेथड के थ्रू कि भाई ये बॉल है, ये है, तो रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर उन्हें सिखाया जाएगा तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी होगी। इनडायरेक्ट मोरल जो है उन्हें देने चाहिए और रिलीजियस एजुकेशन भी उन्हें देनी चाहिए।
एक होती हैं इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो कि इमोशन से रिलेटेड होती हैं सारी। एक होती हैं सोशल आपकी, जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट होती है एडोलसेंस के थ्रू। अब जो आ गई हैं कि भी अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, तो उनकी नीड्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। टीचर और पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडोलसेंस की एज में, क्योंकि वो एक अनस्टेबल एज होती है और इसको साइकोलॉजिकली बेटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। अब इसमें प्रॉब्लम्स नीड जो होती है इनकी लाइफ फिलॉसफी, इमोशनल नीड्स मतलब लाइफ फिलॉसफी की उनको जिंदगी के बारे में सिखाना, अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव चीजें बताना, मोटिवेट करना। इमोशनल नीड्स, उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं कि भाई उनको किसी चीज की फीलिंग है या कुछ भी है तो उस चीज को पॉजिटिव वे में समझाना, चाहे वो पेरेंट्स समझाएं चाहे टीचर समझाएं। नीड्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट्स के लिए क्या नीड है। तो सेल्फ डिपेंडेंस है वो। सेल्फ डिपेंडेंस मतलब कि उन्हें अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए कि भाई मैं जो हूँ इस टास्क को बोल सकता हूँ, इसको रीजनिंग कर सकता हूँ, ये चीजें सारी उसमें आनी चाहिए, मतलब एक खुद में सेल्फ इंडिपेंडेंट टाइप बन जाए वो। देन उसके बाद सोशल नीड्स उनकी क्या क्या हैं। देन उनकी इंडिपेंडेंस, उनको जो है इस टाइम में इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी लगती है, वो किसी भी एनवायरमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में नहीं रहना पसंद करते, न्यू एक्सपीरियंसेस चाहते हैं वो। फूड जो है, फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हेल्दी फूड देना चाहिए। देन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ये तो सारी उनकी नीड्स थी। देन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि कोई मोटा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, कोई ओवरवेट है, किसी को किसी तरह से मजाक उड़ाया जाता है, और ये फिर आगे सेंस कॉन्शियसनेस होते हैं वो। और देन उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली है, प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट है, देन अवेयरनेस के लिए है, देन प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन सोसाइटी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रॉब्लम है उनके लिए और इससे वो सफर करते हैं इस एज में। तो इन सब चीजों में कुछ भी नहीं है डिटेल में, मैंने सारा आपको पीछे बता दिया है। वही सब चीजें हैं कि अवेयर को कैसे होते हैं, आपकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं सोसाइटी में। तो ये सब चीजें उनकी मैं पीछे बता चुकी हूँ। तो अब उनको एजुकेशन किस बेस पे देनी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होना चाहिए उनका, बिल्कुल फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट हो, मैंने जो पढ़ा दिया, मैंने जो बता दिया वही ठीक है। नहीं, एक फ्री एनवायरनमेंट दो उन्हें, ताकि वो भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, ताकि वो फील फ्री रहें, खुद खुश रहें उस चीज में। एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे उसमें आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कुछ भी है, ताकि वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर सके। देन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चा जो है जल्दी ग्रेस्प नहीं करता, तो हर किसी को इंडिविजुअल देख के और ही उसे पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये मैंने पीछे ही बताया था कि नीड है ये एडोलसेंस की, कि फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में, मतलब कि हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम सम फिलोसफर, जैसे कि गाइडेंस चाहते हैं वो हर चीज को जानना चाहते हैं, जागरूक होते हैं कि मुझे ये चीज कैसे मिलेगी, ये चीज है तो ऐसे है, मतलब क्योंकि वो डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम में, तो उन्हें रियलिटी में लाना चाहिए और उन्हें लाइफ की फिलोसफी बतानी चाहिए, आगे ये होगा, ऐसे होगा, इस चीज से, ताकि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनके लिए मिले। फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें कि स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए उनकी, जैसे कि सिर्फ एकेडमिक ही नहीं होना चाहिए, उनके लिए गेम्स भी होने चाहिए, उनके लिए जो है स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, आर्ट्स क्लासेस भी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें भी उनके लिए होनी चाहिए, स्पीच होगी उसमें, फोटोग्राफी होगी, सब कुछ, ताकि उसका इंटरेस्ट बच्चे का किसमें है, वो उस चीज में खुश रहे। सिर्फ एकेडमिक में ही हर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए जो कि बच्चा फॉलो कर सके, आसानी से उन्हें समझ आ जाए और वो उनके डेवलपमेंट में जो है रोल प्ले करे। देन आता है मोरल एंड रिलीजियस, की भाई भगवान के प्रति या कोई भी मोरल उनको जो है एजुकेशन दी जाए, ताकि वो थोड़े से रिलीजियस बने। मीटिंग ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, पीटीएम होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि पेरेंट्स एंड टीचर जो है अपने अपने व्यू पॉइंट एक दूसरे के सामने रखें और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करे बच्चों के लिए। देन है रिस्पॉन्सिबल टास्क और ड्यूटीज, उनको कोई ऐसे टास्क के ड्यूटीज देनी चाहिए जिसमें वो बिजी रहें, अपने आप को बिजी रखें और ज्यादा ओवर थिंकिंग किसी नेगेटिव साइड की तरफ ना करें। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए उनके। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स, जैसे कि आजकल काउंसलर जो हर स्कूल में होते हैं, जिसे कि साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ताकि बच्चे की जितने भी माइंड में क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो सबको वो सॉल्व कर सके। तो ये आपका एडोलसेंस का फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स में ये 2 बार आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। अब अभी हम समझते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या रिलेशन आपस में। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, हम सबको पता है, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट होती है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमी जो होती है वो कैसे चाइल्ड के वेलफेयर में असर डालती है। देखिए, अगर घर में अच्छी इनकम होगी, फैमिली की इनकम अच्छी है, तो चाइल्ड का वेलफेयर होगा, ऑफकोर्स है, चाइल्ड की डेवलपमेंट
डेवलपमेंट अच्छी होगी। और इनडायरेक्टली जो है, ये तो चीज़ डायरेक्ट हो गई क्योंकि फैमिली जो है वो डायरेक्ट होती है चिल्ड्रन के लिए। अब इनडायरेक्टली क्या होता है, गवर्नमेंट जो अपने पास एडिशनल टैक्सेस वगैरह लेते हैं वो चाइल्ड के वेलफेयर में, चाइल्ड की एजुकेशन में लगाना चाहिए उन्हें, तो उससे चाइल्ड की डेवलपमेंट अच्छी होगी। अब हम इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। अभी हमने समझा कि इकोनॉमी कैसे असर डालती है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे, अब हम इसके पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अवेयरनेस। देखिए, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है एजुकेशन हेल्प अस टू प्रमोट अवेयरनेस। एजुकेशन जो है अवेयरनेस प्रोड्यूस करती है बच्चे में, कि मतलब उसमें इक्वालिटी की भावना लाती है। अमीर गरीब, लड़की लड़का, बायसनेस जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी उसके दिमाग से हट जाती हैं एजुकेशन में, क्योंकि जितना बच्चा एजुकेटेड होगा उसके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी। उसके दिमाग में आएंगी कि भाई मेरे को कैसे मॉरल वैल्यूज अपनी बढ़ानी है, कैसे मेरे को वे ऑफ लिविंग बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो इससे क्या है, पॉवर्टी जो होगी कंट्री की वो कम होएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है राइज होएगा इंसानों का, जितने वो एजुकेट होंगे। सेकंड आता है रेज स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग। एजुकेशन जो होती है वो एनहांस करती है इनकम, बिकॉज क्या होता है, जितना पर्सन एजुकेटेड होगा उतनी ही जॉब की अपॉर्चुनिटीज उसके लिए ज़्यादा होंगी। तो एजुकेटेड पीपल के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो और वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं, क्योंकि देखिए जिसके घर में अर्निंग अच्छी होगी उस बच्चे को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे स्टडीज़ में कैसे कर पाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स में जाऊं या नहीं। वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होते हैं और वो बच्चे जो हैं स्टडीज़ में भी अपना फुल फ्लैश चीज़ें दे सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है। देन सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती हैं कंट्री की कह लीजिए, फैमिली कह लीजिए, वो कैसे कम होती हैं, इससे कैसे सॉल्व होती हैं। एजुकेशन जो होती है इज नॉट ओनली एजुकेट, मतलब एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं होती कि बुक्स पढ़ी और वो एजुकेशन होगी। एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को मोटिवेट करना, उसको जागरूक करना हर चीज़ के लिए कि तुम्हारी क्या क्या अधिकार हैं और तुम्हारी जो है इनकम तुम्हारी कैसे राइज हो सकती है, कैसे हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं और कैसे हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए उस बच्चे को जागरूक किया जाता है, तो इसमें उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम हो जाती हैं। देन है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आता है, एजुकेशन में बच्चा क्या सीखता है, एजुकेशन जब उसे मिलेगी तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, वो खुद सोचने लग जाएगा लॉजिकली कि भाई हाँ, अगर मेरी कंट्री को हमें डेवलप बनाना है तो हमें पॉवर्टी कम करनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनइक्वालिटी खत्म करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें वो खुद पर्सनल अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करने लग जाता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अब क्या होगा, अगर पर्सन एजुकेटेड है तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उसे, आपकी जो है वे ऑफ लिविंग और हर चीज़ में उसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी अगर पर्सन एजुकेटेड है तो। रिड्यूस पॉवर्टी। एजुकेटेड पीपल है, जितने ज़्यादा हम एक दूसरे को जागरूक करेंगे, चाहे ये सोशलिस्ट करें चाहे कोई भी करें, जितना बच्चों को हम जागरूक करेंगे एजुकेशन को लेकर, उनके पेरेंट्स को करेंगे और उन्हें हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन मिलती है, तो वो इस चीज़ से जागरूक होंगे और इससे पॉवर्टी भी डिक्रीज होगी। देन रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी, अब इक्वलिटी आएगी, बायसनेस खत्म हो जाएगी, फिर ये जातिवाद या रिलीजन को लेकर ये चीज़ें नहीं होती हैं जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, तो इसलिए इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। गेन ऑफ नॉलेज। जब आपको एजुकेशन मिलेगी तो आपको अलग अलग टाइप से नॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज मिलेगी, आपको रिलीजियस नॉलेज मिलेगी, आपको मोरल नॉलेज मिलेगी, पॉलिटिकल नॉलेज मिलेगी, तो ये आपकी नॉलेज पावर, थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर देता है। स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि अब स्किल डेवलपमेंट में क्या आता है और मोरल डेवलपमेंट है आगे, तो इसमें क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट मतलब एक पर्सन की स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। अब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई क्राफ्ट में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो उनको पर्टिकुलरली उनके स्ट्रीम के हिसाब से एजुकेशन दे सकते हैं हम। हर लाइन होती है एजुकेशन में, आप उनकी पसंद के हिसाब से उनको दे सकते हैं, तो उसमें क्या होती है, उनकी स्किल डेवलप होती हैं और वो अर्निंग के लिए आराम से जो है ईजिली अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, अपनी रिस्पेक्ट कैसे गेन करवानी है दूसरे पर्सन से, और आपको जो है वे ऑफ लिविंग अपना एक स्टैंडर्ड बना के कैसे रहना है, वो मोरल डेवलपमेंट में आता है, जो कि एजुकेशन से मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए पहले था आपका सोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आपके इनकम के साधन बढ़ाना, तो वो कैसे होएगी, जब आप एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, को करिकुलर एजुकेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को सुइंग सिखा दिया कि भाई वो सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज दे दी है, क्राफ्ट के बारे में नॉलेज दे दी है, तो मतलब उन्हें डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज या एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट दे कैन अर्न ईजिली एंड रिस्पेक्टफुली। तो उससे क्या है, आपकी
इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है देश की। वेपन अगेंस्ट करप्शन, एजुकेशन ही एक वेपन है ऐसा जो कि करप्शन के अगेंस्ट आपको अवेयर करता है। वेपन मतलब कि एक हथियार है एजुकेशन ऐसा, जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, किसी को बहुत हरास किया जा रहा है घर पे, जब तक वो अनपढ़ रहेगा, इलिटरेट रहेगा, उसको कोई लॉज ही नहीं पता है, तो उसको कुछ नहीं पता होगा कि मैं अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकता हूँ इस चीज़ के लिए और मुझे अधिकार है इस चीज़ का। एजुकेटेड पीपल को अपनी ऊपर कोई भी उनके ऊपर मतलब ऐसी जोर जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ भी करवाया जा रहा है, उनसे चाइल्ड लेबर बनाया जा रहा है, तो जब तक उन्हें अवेयरनेस होगी एजुकेशन की, तो एजुकेशन जब उनके पास होगी तो वो एक करप्शन के प्रति, इनजस्टिस के प्रति अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी जब उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, स्किल डेवलप हो रही हैं, तो उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे अलग अलग फील्ड में, तो उससे खुद की उनकी डेवलपमेंट हो रही है। और जब एक ह्यूमन डेवलप होगा तो ऑफकोर्स है धीरे धीरे पूरी कंट्री भी डेवलप होगी एजुकेशन से। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनको ये पता है कि पॉपुलेशन कितना बुरा असर डाल रही है कंट्री पे और कितनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। तो कोई भी एजुकेटेड पर्सन ये नहीं चाहेगा कि मैं इतने बच्चे करूँ कि उनको आगे जाके इस जो फ्यूचर में जीने के लिए इतनी चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़े, इसलिए वो जो है अपनी स्मॉल फैमिली चाहते हैं और एजुकेटेड पीपल जो है पॉपुलेशन में और आपकी कंट्री की ग्रोथ में इस तरह से फायदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेजर्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स और जो चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स। ये क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं ये 8 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज समझ लेते हैं ताकि आप खुद बना के लिख सके इन्हें। तो मैंने कुछ सिर्फ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मैं उनसे आपको बता देती हूँ। ये सबसे पहले तो ये समझिए स्लम होते क्या हैं। देखिए डे बाय डे पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने के कारण उनको अब जो है रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो जो गरीब लोग होते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें स्लम एरिया में रहने के लिए कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि भाई आप स्लम एरिया में रहिए। तो स्लम एरिया क्या होते हैं वो देखते हैं हम। स्लम एरिया जो होती हैं अनऑथराइज्ड सोसाइटीज, अनऑथराइज्ड लैंड होता है, सॉरी सोसाइटी नहीं होती है, अनऑथराइज्ड या वेस्ट लैंड होता है जो कि बिग टाउन्स के पास हो सकता है, रेलवे ट्रैक्स के पास हो सकता है, डर्टी ड्रेनेज के पास हो सकता है, उन्हें स्लम एरिया बोला जाता है। सेकंड होता है कि इनको कोई असेंशियल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जिंदगी जीने के लिए, जैसे प्रॉपर सेवरेज है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन अरेंजमेंट है, कुछ भी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई कुछ भी नहीं मिलता है। थर्ड है कि इनको जो है इनका शेल्टर ऐसा होता है, घर ऐसा होता है जैसे कि कूड़े का ढेर, मतलब ये प्लास्टिक शीट लगा देते हैं या टेम्परेरी टेंट लगा देते हैं, बम्बू स्टिक्स लगा देते हैं जो कि ना तो गर्मी से बचा पाता है विंटर से, ना रेन से। देन उसके बाद क्या होता है, हैवी डोज ऑफ केमिकल एयर ऐसे जगह पे होता है इनका जहां पर मतलब लिविंग आसान नहीं होती है, इसीलिए वहां पर घर वगैरह नहीं बने होते हैं, तो वहां स्लम एरिया बना दिया जाता है जहां केमिकल फैक्ट्रीज या कुछ होती हैं, तो उससे पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है, नॉइस पोल्यूशन वगैरह, और केमिकली ये बहुत हैरास होते हैं इस चीज से। देन ऐसी जगह पे होता है इनका, क्योंकि अनऑथराइज लैंड है तो इसलिए वहां पे कोई भी जो है पार्क वगैरह नहीं होते बच्चों के लिए, स्कूल्स वगैरह नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि कोई प्रोविजन नहीं होता है वहां टॉयलेट्स के लिए, तो और जो है बहुत ही अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट रहता है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है या डेवलपिंग किड्स है, उनके लिए बहुत ही अनहाइजीनिक रहता है वो। और ज़्यादातर जो है ये लेबर क्लास के ही लोग रह जाते हैं जो स्लम में रहने वाले होते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं नहीं, इलिटरेट हैं, तो इसलिए इनको या तो कूड़ा उठाने के लिए या इस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये पढ़ते हैं इम्पैक्ट क्या आता है इसका। इम्पैक्ट में क्या है, जो ये जो लोग होते हैं स्लम एरिया में रहने वाले, ये बहुत सारी डिजीज से, अलाइनमेंट से जो है बहुत ज़्यादा सफ़र हो सकते हैं, क्योंकि इनका पुअर सैनिटेशन होता है, अनहेल्दी कंडीशन मिलती है इनको। इनके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रह जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाई करने को नहीं मिलती है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप चाइल्ड लेबर बनिए। वो लोअर कैटेगरी में ही रह जाते हैं और हमेशा जो है या तो कभी ढाबों पर बर्तन धोएंगे या फिर छोटी छोटी किसी की चीज़ें उठा के इधर से उधर देंगे। तो वो क्या है, उनको बहुत अर्ली एज में, छोटी एज में ही जो है फोर्सफुली इस चीज में धकेल दिया जाता है। देन नेक्स्ट है कि इनका कोई भी एनवायरनमेंट नहीं होता ऐसा सॉलिड कि भाई ये कुछ कर पाए। ये क्या है, या तो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, या गैम्बलर बन जाते हैं, पिक पॉकेटर्स बन जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है चिल्ड्रंस में, एल्कोहलिक बन जाते हैं। तो ये जो है इमोरल नेचर जो है हार्मफुल है पूरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्राइम को जन्म देता है। देन उसके बाद है इनके अंदर इतना डिप्रीवेशन आने के कारण, इतना मार्जिनलाइजेशन आने के कारण, क्योंकि सोसाइटी ने अलग कर देती है अपने से, तो इनका नेचर जो होता है वो क्रूअल बन जाता है, क्रिमिनल्स बन जाते हैं ये, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें इंप्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला इसका आता है कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड हमें थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। हाई तो हम नहीं कर सकते, एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए, सिस्टमेटिक करना चाहिए। एटलीस्ट इन्हें टॉयलेट्स मिले, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, इनको गैस सप्लाई मिले, पक्का घर मिले, रोड्स मिले प्रॉपर, ड्रेनेज
ड्रेनेज एरिया मिले अच्छी तरह से। सेकंड है कि इन्हें जो है पढ़ाई के बारे में हमें जागरूक करना चाहिए। थर्ड है कि इन्हें एजुकेशन देने के लिए वहाँ पे स्कूल्स वगैरह आसपास में होने चाहिए और इनकी फैमिलीज को फोर्स करना चाहिए चिल्ड्रन को कि वो एजुकेशन लें एज कम्पेयर टू चाइल्ड लेबर करने के थ्रू, क्योंकि 14 साल तक की एजुकेशन गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है, तो इन्हें अवेयरनेस करना चाहिए। नेक्स्ट है कि इन्हें बैड कंपनी से, गंदी आदतों से बचना चाहिए इन बच्चों को और एजुकेशन में लगना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसी में आता है कि सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स क्या होती हैं, जैसे कि मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़कियां पैदा होने एक सेलिब्रेशन नहीं मानी जाती थी, तो उनको फैमिली में ये माना जाता था कि अनफॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली नहीं है कि भाई इनके घर में लड़की ने जन्म लिया है या कुछ भी। बहुत बायसनेस रहती थी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। जैसे कि इसमें दे रखा है कि बॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, गर्ल को नहीं मिलती थी। गर्ल्स को हर अपॉर्चुनिटी के लिए स्कूल्स के लिए मना किया जाता था। गर्ल्स को सिर्फ सोचा जाता था कि उन्हें जो है घर के काम ही करने हैं, उन्हें पनिश किया जाता था, उनको बैलेंस डाइट नहीं दी जाती थी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी कि तुम बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स कर सकते हो, एजुकेशन कर सकते हो, कुछ नहीं दिया जाता था। उनको सोसाइटी से जो है बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था और नेग्लेक्ट किया जाता था एज कंपेयर टू बॉयज़ के। इक्वालिटी नहीं थी बिल्कुल भी जेंडर में, तो बहुत ही इम्बैलेंस रहता था उन दोनों में, बॉयज़ में एंड गर्ल्स में। इवन सेम घर में होते हुए भी उन दोनों में बहुत डिफरेंस किया जाता था। स्कूल में क्या है, गर्ल्स को जो है वो सफरर बना के रखा जाता था जेंडर के बेसिस पे, तो और जो उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इंजीनियरिंग करें, कंप्यूटर स्टडी करें, क्योंकि वो कहते थे हमेशा ये एरिया तो बॉयज़ का है, गर्ल्स का नहीं है। देन उसके बाद आते हैं कि कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं गर्ल्स का स्टेटस। तो इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि उनको जो है अर्बनाइजेशन दे सकते हैं, उनको मास मीडिया, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ये सब कुछ मतलब उनमें जागरूकता ला सकते हैं कि भाई आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है गर्ल्स मतलब मॉडर्न लाइफ में जो है एवरी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, उन्हें गुड एजुकेशन दें, हम गुड फैसिलिटीज़ दें एज कम्पेयर टू बॉयज़ के। देन उसके बाद उनके लिए कोई ऐसे एनवायरनमेंट इज ऑल्सो टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब गवर्नमेंट को भी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके लिए और पनिश करना चाहिए जो भी उन्हें अब्यूज़ करते हैं या जो भी वायलेंस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि उनको एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट करने से क्या होगा कि उन पे जितनी भी क्रुएल्टी या जो भी मतलब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए उन्हें ये पता लगे कि गवर्नमेंट के पास ऐसे रूल हैं, ऐसे लॉ हैं कि जो बंदा आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे वो आपके कोई भी रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उनको ऊपर हार्ड पेनल्टीज लग सकती हैं। और जो है राइट है, आपको लीगल अथॉरिटी है कि भी उन्हें ऑफेंस हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं वो। तो ये चीज़ें लड़कियों को जो है पढ़ाई करवाएंगे तो वो फियरलेस हो जाएंगी इस चीज़ से कि भाई हाँ ये तो मेरा हक है, राइट है। जब तक वो इलिटरेट रहेंगी उनको पता ही नहीं चलेगा ये चीज़। हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि चाइल्ड जो सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। ये ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनसे दूर चले गए हैं, कुछ भी है, फॉर द टाइम बिंग्स भी हो सकता है और बिल्कुल परमानेंटली दूर चले गए हैं, या पेरेंट्स उन्हें दूर भेज रहे हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर, तो वो चीज़ में आती हैं। अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके में कि हर यहाँ पे क्या होता है, पहले ये वेस्टर्न कल्चर था कि जो पेरेंट्स होते थे वो बोदर नहीं करते थे उनका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, न्यूबॉर्न बच्चे का कैसे केयर करनी है। अब ये कल्चर जो है इंडिया में भी आ गया है। अब क्या कह रहे हैं, इतने फॉर्चुनेट बच्चे नहीं होते हैं कि उनको माँ बाप का इतना प्यार मिले कि वो बचपन से लेकर अपने चाइल्डहुड और हर चीज़ को एंजॉय कर सके अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये सेपरेशंस कैसे कैसे होती हैं, एक तो एक्सीडेंटल सेपरेशंस हो जाती है पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स की किसी की जो है उनसे छोड़ के चला गया है उन्हें, या फेयर क्राउड में अलग हो गया है, या रेल मोटर और कार एक्सीडेंट में उनको कुछ हो गया है, तो उस वजह से पेरेंट जो है परमानेंटली अलग हो गया है बच्चे से। सेकंड जो है टाइम बाउंड सेपरेशन है कि भाई पेरेंट्स फुल टाइम या फ्यू टाइम के लिए जॉब पे जाता है तो वो अपने बच्चों को छोड़ के जाता है। लिविंग द चिल्ड्रन इन बोर्डिंग हाउसेज और इंस्टीट्यूशन। अब सबसे पहले है चाइल्ड रियरिंग इन दी बोर्डिंग हाउसेज। बोर्डिंग हाउसेज में किस लिए छोड़ते हैं पेरेंट्स, फॉर देयर बेटर एजुकेशन, उनकी प्रोग्रेस के लिए छोड़ा जाता है पेरेंट्स के द्वारा। सेकंड है चाइल्ड रियरिंग इन क्रचेज। क्रचेज में क्या होता है, जो मनी माइंडेड पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर उनके लिए बोला जाता है। अदरवाइज जो है बच्चे जो जब उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है स्कूलिंग, तब भी वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन मनी माइंडेड भी बोला जाता है उन पेरेंट्स को, और अपनी जॉब जो छोड़ना नहीं चाहते हैं तो उनके पास जो एक ही क्राइटेरिया बचता है वो होते हैं क्रचेज, उन्हें क्रचेज बोला जाता है। जबकि अगर हम अपने इन लॉज के पास, मतलब उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के पास अगर उन्हें छोड़ते हैं तो उन्हें मोरल भी मिलता है, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, उनको अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनाई जाती हैं उनके द्वारा। लेकिन आज के एरा में जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सब जो है न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या अपने होम टाउन से दूर रह रहे हैं, तो उसमें जो है सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती है, दैट इज़ क्रच। तो क्रच क्या होता है, वो सिचुएटेड होता है डेंस लोकेलिटी में, वेल एजुकेटेड पीपल्स की लोकेलिटी में सिचुएटेड होता है ये, और ये फुल डे का भी हो सकता है, हाफ
हाफ डे का भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो कितनी देर तक अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हैं। केयरिंग यहाँ पे छोटे से बच्चे से स्टार्ट हो जाती है, इन्फेंट से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो है हायर करके रखते हैं जो क्रचेज वाले होते हैं गर्ल्स को, मिडिल एज वुमेन्स को, सो दैट कि वो टेक केयर कर सकें बच्चों की। क्रचेज जो होते हैं वो वर्किंग आवर जो होते हैं एज पर पेरेंट्स के हिसाब से अपने डिसाइड करते हैं। पेरेंट्स का पूरा फेथ और ट्रस्ट होता है उन पे, उसी हिसाब से वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। क्रच रन करना भी एक ईजी थिंग नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ उन्हें फीडिंग करवाना, टॉयलेट करवाना, मेडिकल फैसिलिटीज देना, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग फुलफिल करना। क्रचेज जो होती हैं बहुत ही जो होती हैं डेयरिंग, इनको वैसे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें और ठीक एज के बच्चे भी होते हैं, तो जो प्रोटेक्शन इन्हें मिलनी चाहिए वो ये क्रचेज वाले इंडिविजुअल बच्चे का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो बच्चे ऑर्फेंजेस में रहते हैं, मतलब अनाथालय में रहते हैं, जो कि अपने सेपरेट हो चुके हैं अपने पेरेंट्स से, क्या तो डेथ हो जाएगी मदर एंड फादर की, या फिर जो है रिलेटिव्स जो हैं वो हेल्प नहीं मिलती है किसी रिलेटिव से, तो वो बच्चे अनाथालय में ही आते हैं, या किडनैप करके कोई उन्हें बेच देता है, या मेंटली अपसेट बच्चे होते हैं तो उनको जो है इसमें छोड़ दिया जाता है किसी भी अनाथालय में या किसी नोनली प्लेसेस में, तो वो बच्चे आखिरकार अनाथालय में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं अपनी फिजिकली नीड्स को, जैसे कि फूड उन्हें अपने हिसाब से नहीं मिलता है, क्लीन वाटर या जो भी चीज़ें हैं। आजकल अनाथालय भी ऑर्फेंजेस भी जो होते हैं काफ़ी लोग उनका सोशली समर्थन करते हैं, बहुत सारे NGO वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ जो है इंप्रूवमेंट की गई है, लेकिन फिर भी उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जो घर का एनवायरनमेंट होता है। वो आउटर एक्टिविटीज़ के लिए भी सफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें इतना अलाउड नहीं होता सोशल पार्टीज़ में, कल्चरल इवेंट्स में जाने के लिए, और वो फ्रेंड्स बनाने के लिए आउटसाइड नहीं जा सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं खुल के अपना, तो वो डिप्राइव्ड सफ़र फ्रॉम एजुकेशनल नीड्स। और वो उनकी एजुकेशन भी जो है डिपेंड करती है कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, कैसे ऑर्फेंज में रह रहे हैं या कैसे NGO में रह रहे हैं, उन पर डिपेंड करती है। मतलब वो इंडिविजुअली अपना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, वो लव एंड अफेक्शन के लिए हमेशा तरसते रहते हैं, हमेशा सिंपैथी की नज़रों से ही देखे जाते हैं वो बच्चे, तो ये इसमें आता है। आता है पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बच्चे की जो है फ्यूचर शेप्स देने में, कि भाई वो क्या बनेगा, कैसा जाएगा, नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ग्रेट इंपैक्ट डालते हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट में, जैसे कि उनका बिहेवियर, इंटरेस्ट, उनके कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ, वे ऑफ वर्किंग, इस चीज़ पर इंपैक्ट डालते हैं। पॉजिटिव होता है तो ये काफ़ी फेवरेबल होता है क्योंकि ये पॉजिटिव वे में जाता है, तो पॉजिटिव के लिए ये काफ़ी अच्छा है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उनकी हैबिट्स को इम्प्रूव करता है, और उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर उनकी किसी नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव साइड में क्या होगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, ज़्यादा थिंकिंग नहीं होगी उनकी अच्छी, एमलेस हो जाएंगे, बैक बेंचर्स रहेंगे, और जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, फेलियर्स होएगा उनका, रूल ब्रेकर्स होएंगे, तो बैड रेपुटेशन टाइप बन जाएगी। और जो एडोलसेंस और प्री एडोलसेंस में ये बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, पीयर बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान रहता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने पीयर की जो है बात को ज्यादा फोर्स करते हैं, उन पे ज्यादा लॉयल रहते हैं। सबको पता है फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है और करना कंपलसरी होता है, तो इसलिए हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये 4 मार्क्स की, ये सिर्फ एक बार इन पे नज़र मार लेते हैं। स्कूल कल्चर क्या होता है, देखिए स्कूल कल्चर होता है कि जो हमें स्कूल में प्रोवाइड होता है, कैसा सोशल कल्चर है वहाँ पे, कैसा टाइप मिलता है, वो होता है स्कूल कल्चर। तो स्कूल कल्चर कैसा होना चाहिए, देखिए ये बेटरमेंट के लिए होता है स्टूडेंट की, और स्कूल कल्चर जो होना चाहिए वो हमेशा जो है एक काम एनवायरमेंट होना चाहिए, पीसफुल एनवायरमेंट होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, इस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए वहां पर। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो पढ़ लेते हैं हम। स्कूल जो होने चाहिए वो काम होने चाहिए, पीसफुल एरिया होना चाहिए, नॉन पोल्यूटेड होना चाहिए वो, और जो पर्सन उसमें काम कर रहे हैं उस प्रीमिसेस में वो सारे पोलाइट होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई जोर जोर से चीख के बोल रहा है या डांटने की आदत है किसी को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन जो है लर्न दैट अवर कंट्री इज नॉट, चिल्ड्रन में जो है ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो अपने कल्चर को ना भूलें, अपनी कंट्री को कभी ना भूलें, तो ये चीजें हमें स्कूल में सिखानी चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए स्कूल का वो सोशल कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि सोसाइटी में हमें कैसे ग्रो करना है, हाउ टू लिव बेटर, और अपनी रिस्पेक्ट कैसे ला सकते हैं, तो वो सब चीजें होनी चाहिए जिससे कि हमें नेशनैलिटी भी आएगी और नेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। मेन ऑब्जेक्टिव देखिए गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, अच्छी जगह पे सिचुएटेड होना चाहिए ये, और वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, इनकी जो है डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल में, ताकि हर बच्चा आज़ादी से पढ़ सके वहाँ पे। स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ सोशल एनवायरनमेंट आपका सेटअप किया जाता है, जहाँ पर जो है
लेवल जो होता है हायर हो जाता है आपका देन दैट ऑफ द सोसाइटी से। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए स्कूल का। देन उसके बाद बैड कंपनी एंड बैड पीयर परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की, उस पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स और स्कूल की दोनों की ड्यूटी एक साथ मिलकर उन्हें पीटीएम वगैरह में या किसी चीज़ से बच्चे की बेटरमेंट के लिए अलग अलग जो है आइडियाज़ निकालने चाहिए। वोकेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज हर बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं होता, इसलिए वोकेशनल स्टडीज़ की उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। स्कूल जो होता है वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है। स्कूल इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डेफिशिएंसीज एंड एविल्स, तो इसलिए वहां पर किसी को डर नहीं लगना चाहिए और जो है अपनी बेटरमेंट के लिए स्कूल का कल्चर बहुत बेस्ट होना चाहिए, ताकि स्कूल अगर बच्चे डेवलप होंगे, बच्चे एजुकेट होंगे तो हमारी कंट्री भी एजुकेट होगी। तो ये आता है स्कूल कल्चर में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद टीचर। देखिए टीचर्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, जो स्टूडेंट का एजुकेशन में क्या रोल होता है। टीचर देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो गुड प्रोफेशनल होती है टीचर जो है, और उसकी अथॉरिटी से ही क्लास चलती है, उसकी अथॉरिटी पे ही बच्चे चलते हैं। तो उसका जो नेचर होना चाहिए, रोल होना चाहिए, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए टीचर की। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ द क्लास टाइम रिसोर्सेज। देखिए जो अलॉटेड टाइम, जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिली हुई हैं, उसी टाइम के अकॉर्डिंग टीचर को चलना चाहिए। अगर टीचर खुद ही लेट होगी तो बच्चे जो हैं उसका जो टाइम का है वो मिसयूज कर सकते हैं, और जो है वो अपनी टीचर के प्रति उनके लिए स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं आएगी। मेकिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग एंड पर्पसफुल। देखिए स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर खाली दिमाग हो, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो स्टूडेंट्स इस एज में होकर उनका शैतान का दिमाग ही बन जाता है अगर वो खाली रहेंगे। तो इसलिए उन्हें कम से कम ऐसी चीजें, ऐसी करिकुलम फॉलो करवाने चाहिए जिससे वो बोर ना हो। उनको इतने टास्क देने चाहिए, प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, ताकि वो बोर और फ्रस्ट्रेट फील ना करे क्लास में। इम्पार्शियल एंड जस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट के ऊपर जो है उनमें क्वालिटीज ऑफ लाइफ आए और उनमें जो है इक्वालिटी रहे, इसलिए टीचर को जो है इस टाइप का बिहेवियर उनसे करना चाहिए। वर्किंग फॉर अ फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। एकदम उन्हें फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए, डेमोक्रेटिक मतलब आज़ादी का माहौल देना चाहिए, सो दैट कि बच्चे जो हैं ऐसा ना हो कि डर के अपने क्वेश्चन ही ना पूछें या अपने कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर करें। तो वो चीज़ होनी चाहिए ताकि टीचर उन्हें एक फ्रेंड लगे, एक गाइड लगे और एक लीडर लगे, ताकि वो उनसे सब कुछ समझ सके आसानी से। क्लैरिटी होनी चाहिए, डायरेक्शन फॉर क्लासरूम, कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे इन्हें एजुकेट करने के लिए आई हूँ, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आई हूँ। मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स, जितनी भी क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी उन्हें मैनेज करनी चाहिए, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड है। आगे है रीइंफोर्समेंट एक्सेप्टिंग ऑन एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये है आपका। नेक्स्ट आता है टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है स्कूल अचीवमेंट में स्टूडेंट्स से। तो देखिए ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं, टीचर की एक्सपेक्टेशन ऑफकोर्स रहती है, कोई उनका फेवरेट स्टूडेंट होगा, कोई स्टूडेंट टीचर को बिल्कुल इग्नोर करती है टीचर। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि टीचर का जो है इस पे क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं टीचर की स्टूडेंट के साथ, फर्स्ट स्टेप जो है इनिशिएट हो जाती हैं, तो टीचर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अगर स्टूडेंट ट्राई करता है और फिर उसके नंबर कम आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसे यूं कह देगी कि आप मत पढ़िए या कुछ भी है। टीचर को जो है, टीचर फिर भी अपना बेस्ट ही देती है, तो अपना बेस्ट देती है ताकि वो एक सक्सेसफुल टीचर बने। नेक्स्ट आता है आपका कि हु आर इंटेलिजेंट। जो इंटेलिजेंट हैं टीचर उनको पे ज़्यादा अटेंशन, केयर और गाइडेंस करती है उनके लिए। तो टीचर उनकी जो स्मॉल नेग्लिजेंस होती है, कोई अगर उनसे गलती हो भी जाती है या किसी टेस्ट में उनके नंबर कम आ भी जाते हैं, तो टीचर उसे नेग्लेक्ट करती है। डे बाय डे जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है वो बच्चों से और बढ़ती जाती है, एक्सपेंड होती जाती हैं। एक्सपेक्टेशन जो है टीचर से, जैसे कि इन दी पॉजिटिव वे, वो होती हैं फेवर स्टूडेंट्स विद अ न्यू मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर सेल्फ। तो वो चाहती है टीचर कि जैसे मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये अपने आप से भी उतना एक्सपेक्ट करें। उनमें कॉन्फिडेंस की भावना लेके आती है, जिससे कि वो अपने एम को अचीव कर पाते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट इसका क्या होता है कि जब टीचर किसी से जो है एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगती है और वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता, देन टीचर जो है फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और हाई एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद अगर उस बच्चे ने वो फुलफिल नहीं किया, तो वो उसे धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है उसको। तो टीचर उसको कुछ बोल भी सकती है कि वो अपने नेक्स्ट में अच्छे नंबर क्यों नहीं लेके आए हैं, या अपने मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें टीचर की जो होती है, जैसे कि मतलब मान लीजिए उनकी एक्सपेक्टेशन में कोई खरा नहीं उतर पा रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है, और वो स्टूडेंट जो है वो कैपेबल है, वो कर सकता है, लेकिन टीचर की उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो बच्चा जितना कर सकता था उतना भी नहीं कर पाता और उसका रिजल्ट जो है वो खराब होता जाता है। नेक्स्ट है कि टीचर अबाउट द लो एक्सपेक्टेशन और डिस्करेजिंग आउटकम्स फ्रॉम ए स्टूडेंट में ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट द टीचर टू पे लेस अटेंशन एंड इग्नोर। तो बच्चे को वो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल का मतलब है कि जो बच्चा ज़्यादा टाइम जो है अपने स्कूल की बजाय बाहर बिताता है, ये होता है बीइंग आउट ऑफ द टाइम। इसमें क्या होता है, बच्चे की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग
जो होती है वो कम होने लग जाती है, वो अपनी पीयर्स की बात ज़्यादा सुनता है एज़ कम्पेयर टू अपने टीचर्स की और उनकी, तो वो जो एक्चुअल उसके साथ लाइफ में जो है जितने गोल्स उनके होने चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। देन है ओवरेज लर्नर। ओवरेज लर्नर का मतलब ये होता है कि जैसे एक एज परफेक्ट होती है कि सीबीएसई ने एक एज बना रखी है कि आपका फर्स्ट क्लास का बच्चा ऑलमोस्ट जो है 5 ईयर्स के अराउंड होगा तब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। देन उसके अकॉर्डिंग फिर 8th क्लास का बच्चा 11-12 ईयर्स का होगा। देन 10th में बच्चा 15 ईयर्स का पास कर लेगा। तो अगर इस एज को फुलफिल ना करके इससे बड़ी एज में वो बच्चे आगे इस क्लास में आते हैं तो उन्हें कहते हैं ओवरेज लर्नर्स। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके रीजन ये हो सकते हैं किसी बच्चे ने फर्स्ट क्लास में लेट एडमिशन लिया हो, या फिर कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो गया है, या फिर कोई बच्चा किसी कारण से अपना 1-2 साल तक उसने बीच में स्कूल मिस कर दिया है, तो ये इसके रीजन हो सकते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम क्या होती है चिल्ड्रन की एंड एडोलसेंस की? देखिए एडोलसेंस की और इनकी जो है क्या होती है, लैक ऑफ नेसेसरी मैच्योरिटी। किस लिए होती हैं ये प्रॉब्लम्स? क्योंकि उनमें मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं होता है जितना कि एनवायरनमेंट के हिसाब से उनमें होना चाहिए। तो उनमें कौन कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम होती हैं? वो इनएबिलिटी टू रिलेट सोशली अपने आप को इतना ज्यादा दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। थंब सकिंग, अंगूठा चूसने की आदत को, नेल बाइटिंग की आदत को, बेड वेटिंग की आदत को, स्टीलिंग पिकेटिंग आदत को, बुलिंग एंड फाइटिंग की आदत को, हेयर प्लकिंग की आदत को, फोबिक रिएक्शंस अगेंस्ट इंसेक्ट। तो ये सारी की सारी आदतें जो होती हैं उनमें किस कारण से होती हैं? उनमें होती है एग्रेशन की वजह से, बुलिंग की वजह से और सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग एडिक्शन की वजह से। अब उन्हें देखते हैं हम। एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन होता है कि कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिसमें कि बंदा अपना कंट्रोल खो देता है और वो गुस्से में रहता है। एग्रेशन के कारण क्या होते हैं? एग्रेशन जो है बच्चे को खुद समझ में नहीं आता किस वजह से आता है। कई बार वो हंग्री होता है इसलिए उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार वो टीवी की आदत उसको बहुत ज्यादा होती है और अगर उसको टीवी ना चले या बंद कर दिया जाए या कोई अवॉइड करे तो उससे उसको इरिटेशन होने लग जाती है। वो उसको टेंट्रम्स की आदत पड़ चुकी होती है क्योंकि उसके डेली फुलफिल हो रहे होते हैं। एंगर और सैडनेस जो है बच्चे में अपने आप जो है जब बच्चा खुद सैड होता है, किसी चीज से दुखी होता है, कोई उसका टॉय टूट जाता है, कुछ भी होता है, तो उसमें एग्रेशन की भावना आ जाती है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, इस वजह से होता है उसमें एग्रेशन। तो ये एग्रेशन के पॉइंट है। इसको डील कैसे किया जाए? उस बच्चे को जो है समझाया जाए, पेरेंट्स के द्वारा अवेयर किया जाए कि एग्रेशन नहीं होता, अपनी स्टोरीज सुनाए पेरेंट्स, तो उस चीज से बच्चे जो है सुधर सकते हैं। देन बुलिंग के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आता ही है। ये 2-3 बार रिपीट हुआ है जो हमारे एग्जाम्स के ये हैं, तो इसमें ये रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज। तो बुलिंग क्या होती है? बुलिंग होती है कि जैसे किसी को भी तंग करना या किसी को भी ऐसा एग्रेसिव एनवायरनमेंट देना, अनवांटेड एनवायरनमेंट देना स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कि वो बच्चा तंग हो जाए, तो उसे कहते हैं बुलिंग। कि भाई वो सहन कर रहा है, कुछ फोर्सफुली सहन कर रहा है, उसे कहते हैं बुलिंग। इन द स्कूल कंटेक्स्ट इन ह्यूमन डिफाइंड एज द ऑनगोइंग मिसयूज ऑफ द पावर एंड अनवांटेड एग्रेसिव बिहेवियर रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ चाइल्ड। तो उसे कहते हैं बुली। ये आपके सीनियर्स भी कर सकते हैं, ये आपके जो है दूसरी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, या अपनी ही क्लास में कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फिजिकली डेवलप चाइल्ड हो तो वो कर सकता है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड को साइकोलॉजिकली हार्म होता है, वो बड़ी डरने लग जाता है और उसकी जो है अ चाइल्ड डज हिज वर्क इन प्रॉपर वे। वो जो है अपना वर्क नहीं कर पाता है, स्कूल एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दे पाता है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फिजिकल होता है। फिजिकल में मतलब कि वो एक दूसरे को मारते हैं, किक कर सकते हैं, वेलकम टच बुरा कर सकते हैं, एक्सोर्शन कर सकते हैं, उसका एक्सक्लूड कर देते हैं ग्रुप से, तो मेकिंग थिंग्स और ज़्यादा बुरी बना देते हैं थिंग्स उसके लिए। मतलब जो फिजिकली टच करके होता है। जो वर्बल में क्या होता है, जब चाइल्ड की फीलिंग को हर्ट किया जाता है, चाहे उसे टोंट मार के किया जाता है, चाहे उसके बारे में गॉसिपिंग करके किया जाता है, फॉल्स सेइंग, उसके बारे में कुछ झूठ फैला दिया जाता है, थ्रेटनिंग, उसको बार बार डराया जा रहा है, रेशियल करा जा रहा है, मतलब रेसिस्ट कमेंट्स करे जा रहे हैं उसके ऊपर, या उसका बार बार नेम लेके उसको चिढ़ा रहे हैं लोग। रिटर्न और ऑनलाइन कौन से होते हैं? ये साइलेंट एब्यूसिव को फोन कॉल्स हो सकती हैं, उन्हें इंसल्टिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस दे सकते हैं, नोट्स बना के फेंक सकते हैं उनके ऊपर, समवंस पर्सनल और एम्बेरसिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ऑनलाइन, कैंपेन होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो ये सारे होते हैं। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखिए क्वालिटी इसकी कम हो जाती है, बच्चा जो है बड़ा अकेला फील करता है, वो दिन में ही सपने देखना स्टार्ट कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है बच्चे का, वो अपने पीयर्स के साथ जो है उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, अपने क्लासमेट्स को, चाहे वो अच्छे नेचर के भी हों, क्योंकि बुलिंग जब एक बार होती है तो बच्चे के वो साइकोलॉजिकली असर डालना स्टार्ट कर देती है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है स्कूल से और हाई रिस्क ऑफ सुसाइड हो जाता है। इसमें इम्पैक्ट ऑफ बुलीज क्या होता है? वो डिस्कनेक्ट रहता है स्कूल से,
उसकी फाइट्स जो होती हैं, फाइट होने लग जाती है, मतलब ये उसके लिए है। ये इम्पैक्ट था जो जिस बच्चे के साथ हो रही है ये, और ये था जो बच्चा बुली कर रहा है दूसरे बच्चे को। तो वो क्या होता है, वो बच्चा जो है स्कूल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, फाइट करना स्टार्ट कर देता है और स्कूल जल्दी छोड़ देता है। उसकी ये फिर हैबिट बन जाती है आगे तक के लिए, एडल्टहुड के लिए। फिर वो लिकर लेने लग जाता है, चोर बन जाता है, इस टाइप की चीज़ें होती है उसका। वो बातों का जवाब नहीं देता, जब भी घर पे आता है तो उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, नेबर्स और कोई भी फैमिली मेंबर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट ऑफ स्कूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक फेयरफुल और डिसरिस्पेक्टफुल मैन वो बन जाता है कि भाई वहाँ तो ऐसा होता है, 10 बंदे आगे बताएंगे कि उस स्कूल में तो ऐसा होता है, वहाँ बच्चे का एडमिशन मत कराना। इनसिक्योर हो जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। डिसलाइक करते हैं उस स्कूल को सब बच्चे। देन टीचर और स्टाफ जो होते हैं उनका कंट्रोल नहीं होता या तो उस सिचुएशन के ऊपर, या फिर वो बोदर नहीं करते हैं। स्टूडेंट जो है लर्निंग में डिफिकल्टीज बेजर करते हैं। इसके जो है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि एक गुड बिहेवियर या एक्सपीरियंस जो है पेश करें पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने। दूसरा है कि स्कूल और घर में दोनों में उन्हें ऐसा माहौल मिले कि वो ऐसा बिहेवियर अपने आप बंद कर दें, या तो उन्हें स्टोरी सुना के मिले या फिर ऐसा कोई लाइव एग्जाम्पल दिखाएं पेरेंट्स कि ये कितनी बुरी चीज़ है, ताकि वो चीज़ बंद कर दें। स्कूल जो पेरेंट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ स्कूल अथॉरिटी ऐसे नेसेसरी एजुकेशन और ट्रेनिंग ले बच्चों के लिए, ताकि वो कोई भी अगर प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले आते ही बताएं। बुलीज ज़्यादातर जब बढ़ती हैं जब बच्चा जो है अपने घर वालों को बताता नहीं है शर्म में, या फिर ये सोचता है कि आज नहीं होगा कल नहीं होगा, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। बुलीज शुड बी टॉट टू लर्न हाउ टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम एंड डील्स विद देयर इमोशंस। जो बुली स्टूडेंट होता है जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं करता है, उनको ये समझाना चाहिए कि सोशली सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है। अपना एग्रेशन या अपनी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, दूसरे को तंग नहीं किया जाता है, इनको हम खुद सोल्व कर सकते हैं। चिल्ड्रन को अवेयर किया जाता है कि इस बिहेवियर से उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, हार्म होगा, उनकी खुद की डेवलपमेंट कम होगी। और बुलिंग को रोकने के लिए पेरेंट्स सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करवा सकते हैं ताकि उनके बिहेवियर को वो चेक कर सकें। ड्रग एडिक्शन आपको पता ही है, देखिए ड्रग्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक ड्रग्स जो होती है जो कि हमारी बीमारी को ठीक करती है, हम जो दवाई लेते हैं इन्हें भी हम ड्रग्स ही बोलते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में देखें तो इन्हें भी ड्रग ही बोला जाता है। ये बीमारी को क्योर करने के लिए यूज होती हैं, क्योरिंग ऑलवेज आवरसेल्फ फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज। लेकिन जो सारी ड्रग होती हैं वो हेल्पफुल नहीं होती हैं, कुछ ड्रग फेटल भी होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ओवरडोज बहुत बुरी होती है। तो ये क्या होती है, द इनिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या होता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग आर टू पावरफुल टू एक्सरसाइज। ये क्या होती हैं कि पेन स्ट्रेस रिमूव करने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल है या कुछ भी चीज़ें हैं, वो भी एक ड्रग होती है। कन्वर्जन इनटू हैबिट, इसे हैबिट भी नहीं लाना चाहिए हमें। डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कर सकती हैं। आगे इसका है कि टाइप्स कौन कौन सी होती है। देखिए, एक स्टिमुलेंट ड्रग होती है, एक सेडेटिव होती है और एक माइंड ब्लोइंग ड्रग होती है। स्टिमुलेंट जो होती है जो कि आपकी नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है, जैसे कोकेन, कैफीन। जैसे कि मतलब हमें अगर नींद आ रही हो तो हम बोलते हैं ना हमें चाय कॉफी दे दो, तो उससे हो जाती है। तो कॉफी भी सेहत के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है, बट अगर उसे डायरेक्ट लिया जाए कैफीन को तो वो एक ड्रग का फॉर्म लेती है जो स्टिमुलेंट होता है। सेडेटिव कौन सी होती है, जिससे आपको नींद आती है, नींद आने लग जाती है, वो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं। माइंड ब्लोइंग ड्रग्स, मतलब कि ये जो हैं आपके माइंड को ब्लो कर देती हैं, बिल्कुल मतलब फॉल्स सेंस देती है, आपको पता ही नहीं होता आपका पैर कहाँ जा रहा है, आप हवा में उड़ रहे हैं, कुछ भी होती है। फीलिंग अलग ही टाइप की होती है। इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एक तो पब्लिक को एजुकेट करके हम इसकी जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन को दूर करके बच्चों की, कि भाई अगर किसी को फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है और इसी कारण वो ड्रग लेने स्टार्ट करें तो उनकी टेंशन को होने ही ना दे, उनसे थोड़ा फ्रेंडली बिहेव रखें, उन्हें एजुकेट किया जाए इन चीज़ों के बारे में। और जो है इसकी ड्रग ट्रैफिकिंग होनी चाहिए। बैड हैबिट्स उनकी अवॉइड करनी चाहिए। टीचर एंड पेरेंट्स को उनका ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ में। तो ये होती है आपकी। अर्बनाइजेशन क्या होती है, ये भी एक स्मॉल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। अर्बनाइजेशन ये होती है कि जब कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, विलेज से उठ के जब बंदे इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफर होते हैं उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बन की तरफ मूव करना, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। बेसिक प्रॉब्लम होती क्या है अर्बनाइजेशन, किस वजह से होती है, देखिए हाउसिंग प्रॉब्लम होती है, स्लम की प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वाटर पोल्यूशन होती है, इनएडिक्वेट प्रोविजन फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो ग्रोथ ऑफ स्लम्स है सिर्फ सबसे पहले, जो कि प्रॉब्लम किसके कारण होती है, क्योंकि स्लम एरिया जो होता है करेक्टराइज बाय ओवर क्राउडेड अनसैनिटरी कंडीशंस होती हैं, इसमें एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज रहती हैं, तो इस कारण से ही मूव करते हैं। देन होती है हाउसिंग प्रॉब्लम, कि आपके पास हाउस नहीं है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। देन हाई राइज बिल्डिंग्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है,
डीपर्सनलाइजेशन नहीं मिलती है बंदों को, मतलब क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है इस वजह से, या सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़, आप इक्वालिटीज़ बायसनेस हो गई है, अनइक्वालिटी है, लॉ एंड ऑर्डर। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अर्बन एरियाज़ में मूव करेंगे तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर में हो जाएगी, क्योंकि अब करप्शन बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, मर्डर है, ट्रैफिकिंग, मोरल ट्रैफिकिंग है, तो ये चीज़ें, यूज़ ऑफ ड्रग्स है, तो ये ज़्यादा होने लग गया है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक, अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक तरफ मूव करेगी आएगी तो उसमें क्या है, ट्रैफिक में, ट्रांसपोर्टेशन में बंदों को अपनी जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनको उसमें दिक्कत आएगी कि वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं उतनी चीज़ें। इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, स्लम एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज की है, वाटर सप्लाई की है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो ये सारी इसकी प्रॉब्लम है। ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं इसके एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने ये सारे कवर कर लिए हैं अपने।